मेरे ख्याल से कंटिन्यू किया जाए अब। हाँ राजेंद्र में टाइम हो रहा है, जो आएगा ज्वाइन कर लेगा भाई बीच बीच में। हाँ बस, तो जो लोग नए जुड़े हैं उनको थोड़ा सा मैं रिवाइज करा देता हूँ। वैसे तो केस आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि माउथ ट्यूमर का है, और माउथ ट्यूमर का है, और माउथ जो है वो आपका देख रही है, डायग्राम देख रहे हैं, इसमें एलिमेंट्री कैनाल दिया है माउथ से लेके एनस तक। ये पूरा एंडोडर्मल होता है, ब्रेन स्टेम कंट्रोल्ड होता है। तो जो डॉक्टर हैमर्स थ्योरी है उसमें 3 जर्म लेयर के बारे में बताया गया है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। एक्टोडर्म सेरिब्रल कॉर्टेक्स कंट्रोल्ड है। मेसोडर्म में 2 पार्ट, ओल्ड मेसोडर्म, न्यू मेसोडर्म। न्यू मेसोडर्म सेरिब्रल मेडुला कंट्रोल्ड, ओल्ड मेसोडर्म सेरिबेलम कंट्रोल्ड। फिर लास्ट बचता है ये एंडोडर्मल, जो कि ब्रेन स्टेम कंट्रोल्ड है। तो ये जो माउथ का जो माउथ एंड फेरिंग्स का जो पार्ट है वो ब्रेन स्टेम कंट्रोल्ड है। तो इसी के बारे में हम लोग अभी देखते हैं, इसके क्या कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, क्या ब्रेन स्टेम कंट्रोल कहाँ से है, और इसमें कौन सा कॉन्फ्लिक्ट आता है। जो कॉन्फ्लिक्ट आता है फिर वो चीज हमारे पेशेंट्स में कैसे मिल रही है, और अगर मिल रही है तो हम उसका एप्लीकेशन कैसे करें। हैमर्स थ्योरी पढ़ लेने से चीजें नहीं आएंगी, जब हम उसको पढ़ के अप्लाई करेंगे तब वो हमारे लिए यूजफुल है। तो वन बाय वन हम अभी शुरू करते हैं। तो ये एलिमेंट्री कैनाल का डायग्राम हो गया, और तो सबसे पहले इसमें एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर, द ऑर्गन्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल फ्रॉम द माउथ टू रेक्टम derive from the oldest embryonic germ layer, which is the endoderm, and are therefore controlled from the brain stem, the oldest part of the brain, जो कि oldest है ब्रेन स्टेम। और ब्रेन लेवल जो है इसका, जो पूरी हैमर्स थ्योरी आपको इसी ऑर्डर में मिलेगा कि पहले वो जर्म लेयर कौन सा है, फिर उसका कंट्रोल सेंटर कहाँ पे है। जैसे अब आ गया ब्रेन लेवल, तो ब्रेन लेवल में क्या है, इन द ब्रेन स्टेम the control centers of the organs of the digestive system and its descendants are positioned in ring form order। ये उसका ऑर्डर डायग्राम में शो किया गया है कि ब्रेन स्टेम में कहाँ पे वो किसका कहाँ पे कंट्रोल सेंटर दिया हुआ है। तो ये एक डायग्राम देखेंगे तो आप इसमें एक रिंग बनता है। फिर इसके कॉन्फ्लिक्ट्स को देखते हैं। कॉन्फ्लिक्ट्स में आप देखेंगे तो लिखा है बायोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट अकॉर्डिंग टू दियर फंक्शन। The biological conflict linked to the organs of alimentary canal are morsel conflict। मॉर्सल कॉन्फ्लिक्ट को हम लोग अभी डिटेल में पढ़ेंगे कि मॉर्सल कॉन्फ्लिक्ट क्या होते हैं। तो माउथ एंड फेरिंग्स का जो है वो क्या है, उसका कॉन्फ्लिक्ट क्या है, नॉट बीइंग एबल टू कैच और एलिमिनेट मॉर्सल। माउथ का फंक्शन क्या है, कैच करना और उसको एलिमिनेट करना, फेरिंग्स का। तो यहाँ पे जब वो मॉर्सल कैच या एलिमिनेट नहीं कर पाया तो उसको प्रॉब्लम आई माउथ एंड फेरिंग्स में। फिर इसी तरीके से थायराइड का है, नॉट बीइंग फास्ट एनफ टू, यहाँ पे टू होना चाहिए था, नॉट बीइंग फास्ट एनफ टू कैच और एलिमिनेट अ मॉर्सल, थायराइड के लिए।
नॉट बीइंग एबल टू swallow morsel, ईसोफेगस के लिए। नॉट बीइंग एबल टू एब्जॉर्ब एंड डाइजेस्ट morsel, ये आएगा पैंक्रियाज, स्टमक, ड्यूडेनम, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड कोलन के लिए। ठीक, अब इसमें एक लाइन लिखी है, फॉर ह्यूमंस अ morsel कैन ऑल्सो बी अ फिगरेटिव नेचर। फिगरेटिव हमने इसको पहले भी एक्सप्लेन किया हुआ है कि हैमर्स थ्योरी में दो शब्द आते हैं, एक लिटरल और फिगरेटिव। मॉर्सल जो शब्द है उसका अर्थ होता है निवाला। ठीक, तो एक लिटरल है, लिटरल क्या है कि जैसे मान लीजिए हम आइसक्रीम खाना चाह रहे हैं और हम खा नहीं पाए। हम हमें रात में 9 बजे एक बड़ी स्ट्रॉन्ग क्रेविंग हुई कि हम आइसक्रीम खाएं और बाहर निकले, लेकिन दुकानें बंद थी, आइसक्रीम वाली जितनी भी दुकानें थी सब बंद थी, तो हम उसको खा नहीं पाए। तो ये एक लिटरल मॉर्सल कॉन्फ्लिक्ट हुआ, जहां पे कोई हम वाकई में कोई चीज कैच करना चाह रहे थे माउथ से और वो हमें मिला नहीं, तो हम कैच नहीं कर पाए, ये एक लिटरल हुआ। फिगरेटिव सेंस में क्या है, फिगरेटिव सेंस में मॉर्सल, अभी हम लोग इसको डिटेल में आगे भी पढ़ेंगे, कि मान लो हम कोई ऑब्जेक्ट लेना चाह रहे थे। ऑब्जेक्ट में जैसे मान लो कि हम बाइक लेना चाह रहे थे और वो बाइक हम किसी वजह से नहीं ले पाए, चाहे हमारे पैसे ब्लॉक हो गए, चाहे पैसे चोरी हो गए, चाहे कोई भी रीजन बना उसके लिए। तो ये वाकई में वो मॉर्सल, हम बाइक खाना तो नहीं चाह रहे थे, लेकिन हाँ एज मतलब कि हम उसको लेना चाह रहे थे। ठीक, तो ये भी उसके उसके लिए एक मॉर्सल हो सकता है। जैसे एक और एग्जांपल बताता हूँ, छोटे बच्चों में, छोटे बच्चों में कई बार उनको फीड कराया जाता है और कई कई बार क्या होता है, वो जब चाहते हैं फीड उस समय नहीं मिल पाता है। जैसे मान लो पर्टिकुलरली किसी टाइम पे 4 बजे उसकी माँ लौटती है और 3 बजे तक उसको, बच्चे को भूख लग जाती है। मैंने क्या बोला, 4 बजे उसकी माँ ऑफिस से लौटती है और 3 बजे तक उसको भूख लग जाती है। तो 3 बजे से 4 बजे तक का जो टाइम होता है बच्चे का, वो बड़ा क्रिटिकल होता है, उसमें बड़ा वो रोता है, उसको फीड चाहिए होता है लेकिन नहीं मिल पाता है। तो ये एक लिटरल एग्जाम्पल हुआ। ठीक, उसी बच्चे को या दूसरे बच्चे को कोई खिलौना चाहिए जो कि उसके बड़े भाई ने ले लिया उससे, तो ये खिलौना उसके लिए मॉर्सल हो सकता है। अगर उसको वो खिलौना चाहिए और वो नहीं मिल रहा है, तो इससे उसको मॉर्सल कॉन्फ्लिक्ट आ सकते हैं। ठीक है, तो लिटरल फिगरेटिव में यही डिफरेंस है, बाकी इसको डिटेल में हम लोग आगे पढ़ेंगे। 6 क्वालिटीज ऑफ ऑर्गन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। जो एलिमेंट्री कैनाल है उसकी 6 क्वालिटीज बताई गई हैं, जिसमें सेंस, आप लोग को स्क्रीन साइज सही दिख रहा है? हाँ जी सर, हाँ पता तो राजेंद्र, ठीक है। हाँ, दिख रहा है ठीक। हॉरिजॉन्टल कर देते फोन तो सर अच्छा बेटर दिखता। अच्छा, हाँ जी हाँ जी ये ज्यादा सही है। यस सर। नहीं। आई थिंक वो ज्यादा ठीक है राजेंद्र। वो ज्यादा सही था। हाँ, इसे ठीक है। छोटा दिख रहा है। अच्छा रुकिए एक सेकंड। वो बेहतर है। इसमें एक्चुअली में आपको जो टॉपिक हम नेक्स्ट पढ़ेंगे वो भी थोड़ा सा दिखेगा, तो हाँ आप कोरिलेट कर पाएंगे। हाँ, तो फिर से हमारे 6 क्वालिटीज। तो पहला इसमें है सेंसरी, मोटर, सिक्रिटरी, एब्जॉर्प्टिव, और फिर आगे आएगा एक्सक्रीटरी और हार्मोनल। 6 क्वालिटीज हैं इसकी। वन बाय वन थोड़ा थोड़ा इसको देखते हैं। तो सेंसरी क्वालिटी में है, रिलेट्स टू एनालाइजिंग अ फूड मॉर्सल अकॉर्डिंग टू इट्स केमिकल मेकअप, दैट इज वेदर द मॉर्सल इज यूजफुल, न्यूट्रिशियस और हार्मफुल, poisonous for the organism. If a desirable morsel is in the mouth or pharynx,
the instinctive reaction is to spit the morsel out. If an indigestible morsel is in the stomach, the vomiting reflex is activated in order to eliminate the morsel. If it has already reached the small intestine, this causes diarrhea. तो सेंसरी क्वालिटी में पहले ये हमारा जो एलिमेंट्री कनाल वो पहले एनालाइज करता है कि वाकई में ये खाना हमारे खाने लायक है या नहीं है, उसका केमिकल मेकअप कैसा है, वो हमारे लिए न्यूट्रिशियस है या हार्मफुल है। ठीक, तो अगर वो हमारे खाने लायक नहीं है, डिसएग्रीएबल है, तो हमारा जो इंस्टिंक्टिव रिएक्शन होगा वो मॉर्सल को स्पिट आउट करने का होगा। ठीक ठीक वैसे ही जैसे कोई इनडाइजेस्टेबल मॉर्सल है और वो हमने ले लिया और वो स्टमक में चला गया, तो हमारी बॉडी का जो रिएक्शन होगा वो क्या होगा, वो एक वॉमिटिंग लाके एक रिफ्लेक्स में एक वॉमिटिंग लाएगा जिससे कि हम मॉर्सल को एलिमिनेट कर देंगे। ठीक, और अगर वो वही मॉर्सल अगर इंटेस्टाइन में पहुंच गया और वो डिसएग्रीएबल है, ठीक, तो क्या होगा, डायरिया हो जाएगा। तो बॉडी डिफरेंट जगह के मॉर्सल्स को डिफरेंट तरीके से एक्सेप्ट या रिजेक्ट करती है। ठीक, जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन का डिसएग्रीएबल है तो डायरिया करेगा, और स्टमक का डिसएग्रीएबल है, इनडाइजेस्टेबल मॉर्सल है तो वॉमिटिंग लाएगा, माउथ का है तो स्पिट आउट करा देगा। फिर आगे आता है मोटर क्वालिटी। मोटर क्वालिटी में क्या है, ये रिलेट करता है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट से, जो कि वेव लाइक मसल कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं जिसमें जो फूड है वो मूव करता है along the gastrointestinal tract in order to be able to pass a morsel. The peristalsis increases locally while slowing down in the remaining intestine. हाँ, मतलब कि जो पेरिस्टालिसिस है वो लोकली इंक्रीज करेगा, जबकि जो रिमेनिंग इंटेस्टाइन उसमें स्लो डाउन करेगा। ठीक, तो ओवरऑल इसमें एक पेरिस्टालिटिक मूवमेंट जो उसका है एलिमेंट्री कनाल का, वो इसका एक फंक्शन हो गया। फिर आते हैं सिक्रीटरी क्वालिटी। तो हल्का हल्का समझ में आ ही रहा होगा, एज द नेम सजेस्ट, relates to the secretion of digestive juices in the event of biological conflict. Cells in the corresponding organ proliferate in order to aid the digestion of the morsel. The cell buildup typically makes a cauliflower shape form. तो ये एक फंक्शन हो गया कि ये डाइजेस्टिव जूसेस के सिक्रीशंस से रिलेट करता है और उसको उसके फंक्शन को बढ़ाने के लिए प्रोलिफरेट करता है। प्रोलिफरेट करता है तो एक ऐसा शेप लेता है, कॉलीफ्लावर लाइक शेप लेता है ये। ठीक, फिर आता है एब्जॉर्प्टिव क्वालिटी। एब्जॉर्प्टिव क्वालिटी ये है कि ये रिलेट करता है एब्जॉर्प्शन से, जो जो खाना हम फूड खा रहे हैं उसमें क्या क्या न्यूट्रिएंट्स ऐसे हैं जिसको हमें एब्जॉर्ब करना है। ठीक, relates to the absorption of nutrients. In the event of biological conflict, cells in the corresponding organ proliferate in order to be able to absorb the morsel. The cell buildup typically develops on a flat plane. इसमें एक नोट दिया हुआ है, नोट देखते हैं क्या लिखा हुआ है। नोट, द लंग एल्वेलाई, मिडिल ईयर, स्टेचियन ट्यूब्स, टीयर ग्लैंड्स, कोराइड, iris and ciliary body of the eyes, kidney collecting tubules, adrenal medulla, bladder trigone, prostate, uterus, fallopian tubes, Bartholin's gland, smegma producing glands, as well as pituitary gland, pineal gland, and choroid plexus originate from the intestinal mucosa. These organs have therefore also a सिक्रिटरी एंड एब्जॉर्प्टिव क्वालिटी। इन्होंने बताया कि जो सिक्रिटरी और एब्जॉर्प्टिव क्वालिटी है वो और कहाँ कहाँ पे पाया जाता है।
तो फिर हम आगे इसमें आता है एक्सक्रीटरी क्वालिटी। Excretory quality relates to the excretion of toxic waste toxic substances that cannot be excreted through kidneys are excreted into the intestine। कुछ ऐसे सब्सटेंसेस जो किडनी से एक्सक्रीट नहीं हो सकते हैं, वैसे सब्सटेंस इंटेस्टाइन के थ्रू एक्सक्रीट होते हैं। तो ये इसका एक 5वां फंक्शन है, जहां से शरीर बॉडी टॉक्सिक वेस्ट को एक्सक्रीट आउट करता है। नोट, with diarrhea caused by disagreeable food, the sensory motor excretory qualities go together without a cell increase। यहाँ पर जो excretory qualities है, sensory motor and excretory qualities है, ये एक साथ चलती है विदाउट सेल इंक्रीज। जो ऊपर शब्द आया था एक सेल प्रोलिफरेशन, विदाउट सेल प्रोलिफरेशन के यहाँ पर अगर कोई डिसएग्रीएबल फूड है तो डायरिया हो जाएगा। ठीक, फिर लास्ट इसका फंक्शन है हार्मोनल क्वालिटी का। हार्मोनल क्वालिटी जो है ये रिलेट करता है हार्मोन प्रोडक्शन ऑफ एसेसरी ग्लैंड्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, जिसमें हमारी थायराइड, पैंक्रियास और लीवर आते हैं, जो कि हमारे डाइजेशन में हेल्प करते हैं। अभी तक हमने एलिमेंट्री कैनाल के जो 6 फंक्शन है वो पढ़ा। ब्रेन लेवल कहाँ से उसका कंट्रोल्ड है, कौन से कॉन्फ्लिक्ट कौन से पार्ट के आते हैं वो पढ़ा। अब हम इंडिविजुअल एलिमेंट्री कैनाल के चैप्टर्स को पढ़ेंगे। इसमें हम डिटेल में नहीं जाएंगे, सारे उसको नहीं पढ़ेंगे। माउथ फेरिंग्स को पढ़ेंगे, जहां से हमारा जो केस है वो रिलेट करेगा। अभी तक सारी चीजें क्लियर हो रही, समझ में आ रहा है? चलिए, तो माउथ एंड फेरिंग्स एंड सब म्यूकोसा। सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग बोल दिया कीजिए समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो डॉक्टर राजेंद्र आगे बढ़ेंगे, नहीं तो फिर थोड़ा सा उसको और अच्छे से समझाएंगे। आप लोग नहीं बोलेंगे तो हम लोग क्या समझ में आएगा कि किसी को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। प्लीज सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, चाहे जूनियर फैकल्टी हो चाहे सीनियर फैकल्टी हो, प्लीज आप लोग बोल दिया कीजिए यस डॉक्टर साहब, यस बॉस, तो डॉक्टर साहब आगे बढ़ेंगे, नहीं तो फिर उसको थोड़ा सा और एक बार समझा देंगे। ठीक है? हाँ, प्लीज। हाँ, ये सही रहेगा। अगर किसी को कुछ नहीं समझ में आता है, देखो होता क्या है कि बहुत सारे लोग इसमें पहले से जुड़े हुए हैं, बहुत सारे लोगों को पता है और बहुत सारे लोगों को नहीं भी पता है। ठीक, तो अगर किसी पार्ट में कोई चीज नहीं समझ में आती तो वो बताएं। ठीक, जी और बोस। ठीक ठीक है डॉक्टर साहब, चलिए आगे बढ़िए राजेंद्र जी। ठीक, तो अभी हम माउथ फेरिंग्स के डेवलपमेंट फंक्शन को देखते हैं शॉर्ट में। द माउथ इज द ओपनिंग ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल and the place where the digestion, secretory quality and absorptive quality of food start। तो माउथ जो है वो एलिमेंट्री कैनाल का ओपनिंग है, जहां पे डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन खाने का शुरू होता है। और उसमें जो टंग है वो एक एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन है दैट एड्स इन चीविंग एंड swallowing। थ्रू चीविंग फूड इज ब्रोकन इनटू स्मॉल पीसेस। देखिए, पूरे हैमर्स थ्योरी में ध्यान रखिएगा, पूरे हैमर्स थ्योरी में बात केवल इसी पे घूम रही कि उसका फंक्शन क्या है। क्यों? क्योंकि पूरे हैमर्स थ्योरी में जो उसका फंक्शन है वो अगर नहीं हो पा रहा है तो उसको पैथोलॉजी आ रही है। ये फिगरेटिव सेंस में भी मिलेगा, ये लिटरल सेंस में भी मिलेगा। मैं उदाहरण के तौर पे इसको फिर से एक बार थोड़ा सा बताता हूं। जैसे मान लो कि कोई बंदा कोई चीज करना चाह रहा है, उसको हाथ में फिंगर्स की उंगलियों में पेन हो रहा है। ठीक, फिंगर्स की उंगलियों में पेन हो रहा है, तो हम यही देखेंगे कि
वो ऐसा कौन सा फंक्शन है जो करना चाह रहा है नहीं कर पा रहा है। तो मतलब फिंगर पेन अगर है तो उसका फंक्शन क्या है फिंगर का फंक्शन है किसी चीज का ग्रिप बनाना, किसी चीज को पकड़ना, किसी चीज को फाइनली कर वर्क करना। तो हमें देखना होगा कि वो कौन सी ऐसी चीजें हैं नहीं कर पा रहा है। ठीक, तो जी वैसे बॉस। ही जैसे हाँ वैसे ही अब हमें माउथ में देखना होगा कि अगर माउथ में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसका फंक्शन क्या है, और टंग में आ रही तो उसका फंक्शन क्या है। तो उसके फंक्शन में ऐसा क्या चीज है जो नहीं हो पा रहा है, तो हमें लिटरल या फिगरेटिव सेंस में सेंस करना है उसको। ठीक, तो टंग हो गया, सलाइवा प्रोड्यूस्ड इन द सलाइवरी ग्लैंड मॉइस्ट द फूड बोलस टू मेक swallowing easier. The salivary glands are located in several parts of the mouth. जो सलाइवरी ग्लैंड है वो मॉइस्ट करता है सलाइवा जो प्रोड्यूस होता है उसके थ्रू, जिससे कि जो फूड बोलस है उससे उसको उसके swallowing easier हो जाए फूड बोलस का। ठीक, और जो सलाइवरी ग्लैंड्स है वो लोकेटेड है सेवरल पार्ट्स ऑफ माउथ, और जो लार्जेस्ट सैलिवरी ग्लैंड्स है वो है आर द पैरोटिड ग्लैंड्स इन फ्रंट ऑफ द ईयर, द सबलिंगुअल gland underneath the tongue, submandibular gland beneath the lower jaw. The pharynx connect the mouth and nasal cavities with trachea and the larynx. ये उसके बता रहा है। हाँ, the pharynx connects the mouth and nasal cavities with trachea and larynx. The nasopharynx located in the back of the nasopharynx located in the back of the nose extends to the upper surface of palate, which forms the roof of the mouth. The oropharynx is at the very back of mouth. On both sides of pharynx lies tonsil. Branching off the pharynx is the esophagus that carries food from mouth to stomach. तो ये सारा उसका फंक्शन है, इसमें कुछ ज्यादा एक्सप्लेन करने वाला नहीं है। The submucosa of mouth and pharynx, including lips, gums, palate, tongue, salivary gland, tonsils, throat, consist of intestinal cylinder epithelium, originates from the endoderm and there is therefore control from the brain stem. तो ये हमने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है। अब ये बारी बारी से एक एक पार्ट को बता रहे हैं, वो इसलिए बता रहे हैं क्योंकि कुछ पार्ट जैसे माउथ से लेके एनस तक, माउथ से लेके रेक्टम तक आप देखेंगे तो कुछ ऐसे पार्ट आपको मिलेंगे जो दूसरे जर्म लेयर से रिलेट करेंगे, इसलिए वो एक एक इंडिविजुअल पार्ट्स में कौन सा ब्रेन लेवल है वो बता रहे हैं। तो अभी हमने माउथ फेरिंग्स सब मिकोजा पढ़ा है, तो उसका जो ब्रेन लेवल है वो ब्रेन स्टेम है। और इसमें एक जरूरी बात ये आती है कि इसमें क्रॉस ओवर को रिलेशन ब्रेन टू ऑर्गन नहीं मिलेगा। मतलब क्या है कि मैं पहले इसको पढ़ के बता देता हूँ फिर बताता हूँ। ब्रेन लेवल इन द ब्रेन स्टेम द ऑर्गन्स ऑफ माउथ एंड फेरिंग्स हैव two control centers. There are that are orderly positioned within the ring form of the brain relays that control the organs of alimentary canal. The right half of the mouth and pharynx is controlled from the right side of the brain stem. Left half is controlled from the left brain hemisphere. There is no crossover correlation from the brain to the organ. ये हमने पिछली क्लासेस में बताया हुआ है कि जो कॉर्टेक्स कंट्रोल्ड है, जो एक्टोडर्मल है, जो मीजोडर्मल है, मीजोडर्मल में न्यू एंड ओल्ड, इन सभी में लैटरलिटी कंसीडर होती है और हैंडेडनेस कंसीडर होगा। लेकिन जो ऑर्गन्स ब्रेन स्टेम कंट्रोल्ड हैं उसमें लैटरलिटी कंसीडर नहीं होगी। कहने का मतलब क्या है कि अगर
लैटरलिटी जिसमें कंसीडर होता है उसमें का मैं बताता हूँ पहले क्या होता है। अगर लैटरलिटी किसी में कंसीडर होगी, क्रॉसओवर कोरिलेशन कंसीडर होगा, तो पहले हम उसका हैंडेडनेस देखेंगे कि वो राइट हैंडेड है कि लेफ्ट हैंडेड है। अगर वो राइट हैंडेड है तो उसको अगर राइट साइड में प्रॉब्लम आ रही है तो वो किससे रिलेटेड है। ठीक, अब इसको मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, नहीं तो टॉपिक बहुत लंबा हो जाएगा। जिसको नहीं समझ में आएगा वो नोट कर ले, लास्ट में पूछ लेगा। ठीक, तो वैसे ही इसमें क्रॉस ओवर कोरिलेशन नहीं होता है। आसान शब्दों में बताऊं तो इसमें किसी को कंप्लेंट राइट साइड में हो रही है, लेफ्ट साइड में हो रही है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो मदर चाइल्ड रिलेटेड है या पार्टनर से रिलेटेड है। ठीक, ये कहने का मतलब है। तो बायोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट लिंक टू द सब म्यूकोसा ऑफ माउथ एंड फेरिंग्स इंक्लूडिंग the lips, gums, palate, tongue, salivary gland, tonsil, throat is morsel conflict. तो सब म्यूकोसा माउथ एंड फेरिंग्स के साथ साथ जो भी इसमें और ऑर्गन्स के नाम आए, लिप्स, गम्स, पैलेट, टंग, सलेवरी ग्लैंड, टॉन्सिल, थ्रोट, इन सभी का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो क्या है, मॉर्सल कॉन्फ्लिक्ट है। आपने ये ध्यान दिया कि वो जो पेशेंट था उसके किस साइड में ट्यूमर था? राइट साइड में था या लेफ्ट साइड में? राइट साइड, राइट साइड, राइट साइड में था। चलिए, हाँ, अब बताइए, राइट साइड में था तो यहाँ लेटरलिटी कंसीडर होगी? नहीं बॉस जी। कितने लोग नहीं बोल रहे हैं? अच्छा, कोई ऐसा है जो बोल रहा है कि कंसीडर होगी? नहीं चलिए बॉस। आगे बढ़ते हैं। ठीक, राइट हाफ ऑफ द माउथ एंड फेरिंग्स बेस्ड ऑन द ओरिजिनल फंक्शन ऑफ, देखो ये थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट है। थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ना इसलिए जरूरी है, जब हम पढ़ेंगे समझेंगे तब अप्लाई करेंगे। ऐसा नहीं होगा चमत्कार कि आपको डायरेक्ट अप्लाई करना आ जाएगा। ठीक, वो कहते हैं ना कि जैसे लकड़ी को काटने के पहले अगर आरी को धार लगाया जाता है, ठीक, जो अगर आप आरी में धार नहीं लगाएंगे तो उस लकड़ी को काटने में 20 घंटा लगेगा, लेकिन वही आप उसमें धार लगा देंगे तो वो काम कम समय में हो जाएगा। तो ये वैसे ही है, थ्योरेटिकल पार्ट इसलिए पढ़ना जरूरी होता है ताकि हम उसको पढ़ के समझें और उसको अप्लाई कर सके। ठीक, नहीं तो मैं डायरेक्ट केस बताता, मेडिसिन पढ़ाता, खत्म हो जाता। लेकिन ये भी जरूरी है। ठीक, और इसमें मैं बहुत शॉर्ट में और बहुत प्रिसाइजली बता रहा हूँ जिससे कि आसानी से समझ में आए, और एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं इसमें। ठीक, तो based on the original function of gullet, the right half of the mouth and pharynx correlate to an ingoing food morsel and not being able to catch morsel. Mouth, lips, gums, palate, tongue, salivary glands are not being able to swallow a morsel. मतलब not being able to swallow a morsel है तो टॉन्सिल, फेरिंग्स और थ्रोट हो जाएगा। नॉट बीइंग एबल टू कैच मॉर्सल तो प्रॉब्लम इसमें आएगी। ठीक, और इनगोइंग फूड मॉर्सल है तो भी माउथ, लिप्स, गम्स, पैलेट ये आएगा। ठीक, राइट हाफ ऑफ द नासोफेरिंग्स रिलेट टू अ सेंट मॉर्सल, वन इज अनएबल टू कैच। नोज का फंक्शन स्मेल से है, तो यहाँ पे सेंट मॉर्सल आता है। जैसे आपको आंखों में भी मॉर्सल मिलेगा लेकिन वहां पे विजुअल मॉर्सल मिलेगा, कान में भी आपको मॉर्सल मिलेगा लेकिन वहां पे हियरिंग मॉर्सल मिलेगा। ठीक, वैसी नाक में क्या मिलेगा, सेंट मॉर्सल मिलेगा। जो माउथ वाला फेरिंग्स वाला पार्ट है वहां पे फूड मॉर्सल मिलेगा। ठीक, चलिए आगे। बॉस जी, हाँ,
बॉस जी, इनगोइंग मॉर्सल का मतलब क्या होता है? इनगोइंग फूड मॉर्सल मतलब कि देखो, जो अभी हम जब लेफ्ट वाला बताएंगे तो उसमें लिखा होगा आउट गोइंग। जैसे कान है हमारा, ठीक, कान, दाहिना कान होता है सुनने के लिए, बायां होता है निकालने के लिए, ठीक। वैसे ही माउथ में राइट साइड ऐसा बताया गया है कि राइट साइड इनटेक करने के लिए है और लेफ्ट साइड निकालने के लिए है। तो अभी जब लेफ्ट पढ़ेंगे तो उसमें देखिएगा लिखा होगा आउट गोइंग फूड मॉर्सल, ठीक। लिखा होगा नॉट बीइंग एबल टू एलिमिनेट अ मॉर्सल, ठीक। देखिए दिखा देता हूं मैं आपको, शायद आगे लिखा होगा, ये देखिए, लेफ्ट हाफ ऑफ द माउथ एंड फेरिंग्स नॉट बीइंग एबल टू sufficiently insalivate the fecal morsel, ये तो उससे रिलेट कर रहा है। नॉट बीइंग एबल टू एक्सपेल मॉर्सल, निकाल नहीं पाया, स्पीट आउट नहीं कर पाया, लिखा है ना रेड कलर से, जी बॉस जी। ठीक। तो राइट इज फॉर इनटेक, लेफ्ट इज फॉर एक्सपेल, स्पीट आउट, ठीक है। चलिए, हाँ एग्जाम्पल पे आते हैं। एग्जाम्पल में हमने काफी सारे एग्जाम्पल बताए, जैसे न्यूबॉर्न इन्फेंट एक्सपीरियंस द कॉन्फ्लिक्ट इन रियल टर्म्स व्हेन दे कांट गेट द मिल्क मॉर्सल, लेट्स से बिकॉज मदर इज नॉट एबल टू नर्स और इज नॉट फीडिंग हर बेबी इन टाइम, ठीक। जैसे एग्जाम्पल हमने बताया था स्टार्टिंग में कि कोई माँ 4 बजे ऑफिस आती है, लेकिन बच्चे को 3 बजे ही भूख लग जाता है। 3 से 4 बजे का जो टाइम होता है उसमें बच्चा अपने दादा दादी को एकदम परेशान कर देता है कि उसको फीड चाहिए, और इस चीज से वो डेली अफेक्ट होते होते पता चला उसको मुंह में कोई दिक्कत होने लगी, ठीक, क्योंकि उसको मिल्क मॉर्सल नहीं मिल रहा था, ठीक। लेट्स से बिकॉज मदर इज नॉट एबल टू नर्स और इज नॉट फीडिंग हर बेबी इन टाइम, सीनियर्स इन नर्सिंग होम्स, हॉस्पिटल, patients suffer the conflict when they are unable to eat because of pain। जो सीनियर नर्सिंग होम या हॉस्पिटल में होते हैं और वो किसी कॉन्फ्लिक्ट से सफर कर रहे होते हैं तो उनको किसी दर्द की वजह से कुछ चीज नहीं खा पाते हैं, या कैंसर पेशेंट्स, या ऐसे कोई भी पेशेंट जिनको बहुत स्ट्रिक्ट डाइट पे रख दिया जाता है, लिखा हुआ है कैंसर पेशेंट्स हु आर नॉट एबल टू ईट एज अ रिजल्ट ऑफ कीमो ट्रीटमेंट having to refrain from eating one's favorite food, example being put on a strict diet, can also cause a morsel conflict, ठीक। तो किसी मतलब स्ट्रिक्ट डाइट पे रखा गया, ठीक। अब उनको वो चीज खाने का मन कर रहा है लेकिन कहा गया है कि आपको नहीं खाना है, ठीक। तो वो भी एक मॉर्सल कॉन्फ्लिक्ट ला सकता है। मतलब पहले तो हमें ये देखना होगा कि उसका जो पहले प्रॉब्लम आया वो क्या है, फिर उसके बाद उसमें वो कॉन्फ्लिक्ट ऐड हो गया, मॉर्सल कॉन्फ्लिक्ट ऐड हो गया। मान लो किसी को लीवर लीवर छोड़ो, लीवर भी कह सकते हो आप, लीवर कार्सिनोमा मान लो है और उसमें स्टारवेशन कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, तो स्टारवेशन कॉन्फ्लिक्ट के चलते उसको लीवर में प्रॉब्लम आया और अब उसको कह दिया गया कि तेल घी वाली चीजें नहीं खानी है, पूड़ी पराठा नहीं खाना है, लेकिन उसका खाने का मन कर रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग क्रेविंग हो रही है, तो उसको जो मॉर्सल कॉन्फ्लिक्ट आएगा वो माउथ में आएगा, अगर माउथ में कोई प्रॉब्लम आती है तो, ठीक। जी तो बॉस। तो पहले हमें क्या देखना होगा कि पहले लीवर कार्सिनोमा कहाँ से आया, ये ढूंढना होगा। ये नहीं देखना होगा कि मॉर्सल कॉन्फ्लिक्ट क्या है उसमें। एज अ होम्योपैथ मैं बता रहा हूँ, एज अ होम्योपैथ हमें केवल उसका मॉर्सल कॉन्फ्लिक्ट नहीं देखना होगा, हमें उसका ये भी देखना होगा कि पहले लीवर कार्सिनोमा कहाँ से आया, ठीक। तो इसमें आता है फिगरेटिव मॉर्सल। One is not able to catch refers to something that one had expected or was looking forward to grab and swallow and is unexpectedly not able or not allowed such a desired morsel could be a D। अब देखो यहाँ पे आ रहा है फिगरेटिव सेंस में, देखो लिखा है ना फिगरेटिव मॉर्सल, जी कि बॉस। कोई
कोई डील थी, कोई कॉन्ट्रैक्ट था, कोई बिजनेस था, कोई जॉब था, कोई पोजीशन था। ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन में पूछूंगा अभी जब केस बताऊंगा, आप ही लोगों से पूछूंगा कि इसमें मॉर्शल क्या था। जब मैं केस बताऊंगा तो आपसे पूछूंगा कि इसमें उसके लिए, उस पेशेंट के लिए मॉर्शल क्या था। ठीक, इसलिए समझ लीजिए। चलिए, फिगरेटिव मॉर्शल, वन इज नॉट एबल टू कैच refers to something that one had expected or was looking forward to grab and swallow, and is unexpectedly not able or not allowed। या तो अ, उस काबिल नहीं था, नॉट एबल, किसी वजह से नॉट एबल टू सॉलो, या नॉट अलाउड, या उसको अलाउ किया नहीं गया। सच अ डिजायर्ड मॉर्शल। अब वो मॉर्शल कैसा था? कोई डील, कोई कॉन्ट्रैक्ट, बिजनेस, जॉब, पोजीशन, प्रमोशन। अब मनी मॉर्शल इन फॉर्म ऑफ लोन, जैसे मान लो कोई मनी मॉर्शल क्या हो सकता है, जैसे किसी को लोन चाहिए था, हाँ, और लोन चाहिए था, उसको लोन नहीं मिल पाया, कोई कागज उसका पूरा नहीं था, ठीक, इसके वजह से लोन नहीं मिल पाया। या कोई उसको प्रॉफिट होने वाला था, लेकिन कुछ कमी निकल गई प्रोडक्ट में और उसका वो प्रोडक्ट रिजेक्ट हो गया। ठीक, ऐसे ही कोई गिफ्ट मिलने वाला था, गिफ्ट नहीं मिला। और एन इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस मतलब कोई जायदाद, जमीन जो पीछे के जनरेशन से उसके नाम होनी थी, हाउस या अपार्टमेंट, वो। फॉर चिल्ड्रन इट कुड बी अ टॉय मॉर्शल, जो हमने स्टार्टिंग में बताया, या गुड ग्रेड मॉर्शल। गुड ग्रेड मॉर्शल का मतलब है उसको एक्सपेक्ट था कि वो फर्स्ट पोजीशन पे आएगा, लेकिन उसकी पोजीशन 5th आ गई। ठीक, द कॉन्फ्लिक्ट माइट ऑल्सो कंसर्न अ पर्सन वन कैन नॉट कैच और गेट अ होल्ड ऑफ, और अ रिलेशनशिप वन इज नॉट एबल और नॉट अलाउड टू कंज्यूम। तो ऐसे ही किसी का कोई रिलेशनशिप है जिसमें वो अलाउ नहीं किया गया या कर नहीं पाया, जिस जो 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 जिसमें वो होल्ड करना चाहता था रिलेशनशिप को। तो ये सारे एक फिगरेटिव सेंस में बताए गए हैं। तो लेफ्ट हाफ वाला हमने बता ही दिया था आपको कि नॉट बीइंग एबल टू एक्सपेल मॉर्शल, स्पिट आउट। फिर वैसे ही नेजोफेरिंक्स में सेंट मॉर्शल, वन इज अनएबल टू गेट रिड ऑफ। ठीक, कोई अपोनेंट या कंपटीटर है जिसको वो सेंस नहीं करना चाहता है, क्यों? क्योंकि वो अपोनेंट या कंपटीटर है, ठीक, तो उससे बच नहीं पाया। ठीक है, ये देखो इसमें आउट गोइंग मॉर्शल का लिखा हुआ है, जो अभी किसी ने पूछा था इन गोइंग क्या है, तो यहाँ पे आउट गोइंग का एग्जाम्पल बताया। फूड और मेडिकेशन वन वांट्स टू प्यूक आउट एन अनडिजायरेबल मॉर्शल माइट बी एसोसिएटेड विद कमिटमेंट और प्रॉमिस वन वांट्स टू रिवोक, और एन एग्रीमेंट वन वांट्स टू कॉल ऑफ a newly hired employee, new tenant, a roommate, new sibling, or an annoying visitor could be perceived as morsel. One wants to get rid of. In sports, it could relate to not being able to pass the ball, soccer ball, or puck hockey. अब इसमें बता रहे हैं कि स्पोर्ट्स में भी ऐसा हो सकता है कि कोई उसको पास नहीं दिया, या हॉकी में उसको कोई पास नहीं दिया, या कोई न्यूली हायर्ड एम्प्लॉई था, टेनेंट था, रूममेट था, न्यू सिबलिंग, जिससे वो बचना चाहता था, वांट्स टू गेट रिड ऑफ। ठीक, तो उससे वो बच नहीं पाया। तो ये सारी चीजें जो हैं आउटगोइंग मॉर्शल के एग्जांपल हो सकते हैं।
An outgoing morsel can also be a word or words one is not allowed or unable to spit out. For instance, an apology, confession, plea, or complaint. Unwanted or forced oral sex might evoke the conflict. कोई माफी मांगना चाहता था, कोई कन्फेशन करना चाहता था, कोई कंप्लेंट करना चाहता था और वो नहीं कर पाया। तो ये सारी चीजें भी एक मॉर्सल कॉन्फ्लिक्ट ला सकती हैं। जिस चीज को लेके उसकी जो फीलिंग होगी, हमें उसके ये होम्योपैथिक पॉइंट का मैं बता रहा हूं कि हमने मॉर्सल को समझा और मॉर्सल से उसकी फीलिंग को समझा। अब वो जो फीलिंग है वो हमें अपनी रिपर्टरी में देखना है, ठीक? लेकिन वो मॉर्सल कॉन्फ्लिक्ट आएगा कि नहीं आएगा, कंसीडर होगा कि नहीं होगा, ये कैसे पता चलेगा? ये पता चलेगा उसकी पैथोलॉजी से। भाई उसको माउथ या फेरिंग्स में प्रॉब्लम आएगा, तभी तो हम मॉर्सल कॉन्फ्लिक्ट देखेंगे। तब हम मॉर्सल कॉन्फ्लिक्ट देखेंगे और उसमें फिर उसको देखेंगे कि ये मॉर्सल कॉन्फ्लिक्ट राइट में है कि लेफ्ट में है। राइट में है तो क्या ऐसा था जिसको कैच करना चाहता था, लेफ्ट में है तो क्या है ऐसा जो एलिमिनेट करना चाहता था। तो ये चीजें हमें समझ के उसमें जो उसकी फीलिंग है वो रूब्रिक लेके हमें उसको दवाई देनी है। तो और ये जो स्टडी हो रही है इसीलिए हो रही है, इसीलिए हम इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए, कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव फेज। अब आप जैसे कोई एक टॉपिक पढ़ लेते हैं ना, जैसे हमने आज माउथ एंड फेरिंग्स बता दिया, तो ऐसे ही आप जैसे हमने बताया विजुअल मॉर्सल या हियरिंग मॉर्सल पढ़ेंगे, तो आपको एक एक चैप्टर समझ में आने लगेगा कि इसको पढ़ना कैसे है। जब एक चैप्टर आपने पढ़ा और समझने लगे, अंडरस्टैंड करने लगे, तो आपको पूरी हैमर्स थ्योरी समझ में आ जाएगी। पूरा जो बायोलॉजिकल स्पेशल प्रोग्राम इसमें हर एक चैप्टर के दिए हुए हैं वो सब समझ में आने लगेगा। आज देखा जाए तो एक एक स्टेप आगे का हम पार्ट हमने लिया है, क्योंकि अभी तक जो हमने बताया वो हमेशा 5 बायोलॉजिकल लॉ बताया या जर्म लेयर के बारे में बताया। आज हमने उसके आगे का पार्ट लिया है। उसके आगे का पार्ट मतलब कोई इंडिविजुअल चैप्टर लेके समझा रहे हैं, ठीक? हाँ, तो कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव फेज proliferation in proportional to the intensity of the conflict. The biological purpose of the additional cell is to better insalivate a morsel in order to absorb right half or expel left half it faster. Salivation is stimulated by the autonomic nervous system. That is why the secretion of saliva increases with the smell of mouth-watering food. ठीक, इसमें बताया है कि जो हमारे मुंह में पानी आने लगता है वो क्यों आने लगता है, वो क्योंकि ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम से स्टिमुलेट होता है सलाइवेशन, और दैट इज व्हाई द सिक्रीशन ऑफ सलाइवा इंक्रीजेस विद द स्मेल ऑफ माउथ वाटरिंग फूड। कि मतलब कोई चीज हमें अगर पसंद है तो उसकी स्मेल से हमारा सलाइवा बनने लगता है, क्योंकि वहां पे हमारा ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम काम करता है, ताकि हम उस जो डिजायर्ड मॉर्सल है उसको बेटर तरीके से सलाइवेट कर सके। सलाइवेट कर लेंगे तो हम उसको आसानी से इनटेक कर लेंगे, आसानी से सॉलो कर लेंगे, ठीक? इसलिए ये मतलब नॉर्मल फंक्शन है, ठीक? लेकिन अगर वही चीज किसी चीज की अति हो जाती है तो वो क्या हो जाता है? पैथोलॉजी, ठीक? तो दोनों चीजें होती है ना, सलाइवा बनता भी है और सलाइवा ड्राई भी हो जाता है। पढ़ा होगा आपने जॉगरन सिंड्रोम, और कौन कौन से होते हैं बताइए जहां पे सलाइवा ड्राई हो जाता है। चलिए आगे हम लोग देखेंगे इसको। तो अभी ओरल कैंसर विथ प्रोलॉन्ग्ड कॉन्फ्लिक्ट एक्टिविटी, फ्लैट ग्रोथ, absorptive type develops in the submucosa of mouth, in the palate, salivary gland, tonsil, pharynx, and throat. It can also take a cauliflower-shaped form, secretory type. If the papillae of tongue that contain taste bud are affected, the additional cells provide an enhanced sense of taste in order to be able to analyze the morsel.
If it involves the salivary glands, it is known as glandular tumor. ये बता रहे हैं कि जो मतलब कॉन्फ्लिक्ट एक्टिविटी है वो अगर लंबे समय तक बनी रहेगी तो वहां पे एक फ्लैट ग्रोथ हो जाएगा एब्जॉर्प्टिव टाइप का, और वो माउथ के सब म्यूकोसा में डेवलप होगा। और पैलेट, सलेवरी ग्लैंड, टॉन्सिल, फेरिंक्स, थ्रोट में अगर होगा तो ये कॉलीफ्लावर शेप फॉर्म का होगा, जो कि सिक्रेटरी टाइप का होगा। If the papilla of tongue that contain taste bud are affected, तो वहां पे क्या होगा, एडिशनल सेल्स प्रोवाइड एन एनहांस सेंस ऑफ टेस्ट इन ऑर्डर टू बी एबल टू एनालाइज द मॉर्सल। वहां पे एडिशनल सेल्स आ जाएंगी जिससे कि जो टेस्ट है वो एनहांस हो जाए, बढ़ जाए, ताकि मॉर्सल को हम अच्छे से एनालाइज कर सके। इफ इट इन्वॉल्व्स द सलेवरी ग्लैंड, इट इज नोन एज ग्लैंडुलर ट्यूमर। तो ओवरऑल ये जो बता रहे हैं वो यही बता रहे हैं। अभी जो हम पढ़ रहे हैं ये कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव फेज पढ़ रहे हैं। तो कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव फेज में क्या हो रहा है, प्रोलिफरेशन हो रहा है, सेल बढ़ रही हैं। ठीक, वो कहाँ पे किस तरीके की बढ़ रही हैं, कैसा ग्रोथ होगा, ये डिपेंड करेगा कि किस ऑर्गन में हो रहा है। ठीक, टंग कैंसर, इट इज सेड, ये कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव फेज लिखा हुआ है, और उसमें हमने पढ़ा ओरल कैंसर, फिर आ रहा है टंग कैंसर। टंग कैंसर में इट इज सेड टू बी स्मोकिंग, अल्कोहल अब्यूज आर रिस्क फैक्टर्स फॉर कैंसर इन माउथ एंड टंग, बट इट इज नॉट सो बिकॉज नॉट एवरीबडी हु स्मोक और ड्रिंक्स डेवलप ओरल कैंसर। मतलब ये कह रहे हैं कि जो स्मोक और ड्रिंक करने वाला है उन सभी व्यक्तियों को टंग कैंसर नहीं होता है। इधर सिगरेट मॉर्सल और अल्कोहल मॉर्सल causes distress, for example due to abstinence। मतलब एब्सटिनेंस का मतलब है कि उसको परहेज पे रखा जाए कि तुमको नहीं लेना है, या विड्रॉल हो उसका हटा दिया जाए, और फियर ऑफ गेटिंग माउथ और टंग कैंसर, कि उसको ये डर आ जाए कि माउथ या टंग कैंसर होने वाला है या हो जाएगा। तो जो बायोलॉजिकल स्पेशल प्रोग्राम विल बी सेट इनटू मोशन, इट विल रिजल्ट इनटू कैंसर। Adenoids in the nasopharynx and tonsillar hypertrophy. Adenoids in the nasopharynx and tonsillar hypertrophy. The tonsil and nasopharynx share the same biological conflict, scent morsel conflict. So nasal polyps and enlarged tonsil often occur together, but it is not necessary that both will occur simultaneously. These are formed due to hanging conflict when the conflict not resolved in time. Healing phase following the conflict resolution, fungi, mycobacteria, TB removes the cells that are no longer needed. अभी तक जो हमने पढ़ा वो कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव फेज पढ़ा। कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव फेज में सेल की प्रोलिफरेशन हो रही थी, सेल बढ़ रही थी। हीलिंग फेज में जो फंगाई है, माइकोबैक्टीरिया है, टीबी बैक्टीरिया है, ये सेल को रिमूव करती हैं जिनकी आवश्यकता नहीं है। आप देख रहे हैं एक नोटिफिकेशन आया प्रीच होम्योपैथी का, प्रीच होम्योपैथी का, तो हमें लगता है शायद ये वीडियो जो पिछला पार्ट था जिसमें बताया गया था कि मेडिसिन कैसे पढ़ना है, डिफरेंट स्टेजेस जो है, नॉर्मल सेल जिसको डिवाइन सेल, डिवाइन स्पार्क बोला गया है, फिर फॉल्स परसेप्शन, सेंसिटाइज सेल, फिर डिफेंडिंग, डिफेंडेड, और फिर डाइंग। ये बनता कैसे है और हमें इसको मेडिसिन पढ़ने में कैसे अप्लाई करना है, कैसे समझना है, ये सर ने बताया हुआ है। तो उसी का दूसरा पार्ट आया है आज, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा।
तो इसमें सैंकर सोर्स एप्थस अल्सर इन द माउथ during healing phase. It is present on the inside of the lips or cheeks, on the palate or tongue, or in all areas of the mouth depending on the perception of the conflict situation. It appears as round or oval white spot with an inflamed border. They can be quite painful. On the gums, the pus filled pocket is called dental abscess, gum abscess. ये एक्चुअली में एक एक जो पैथोलॉजी है उसको फिर बता रहे कि उसमें क्या होता है और किस तरीके से हो सकता है। जैसे माउथ में हीलिंग फेज में हो रहा है कि कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव फेज में हो रहा है, और उसमें क्या कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन रही है। आगे जाओ, आगे जाओ, आगे वाले कमेंट जाओ। हाँ जाओ जाओ जाओ, आगे वाले comment जाओ। Mouth polyp, if the required microbes are not available upon the resolution of the conflict, the additional cells remain. Eventually, the growth becomes encapsulated with connective tissue. In conventional medicine, that usually diagnosed as mouth polyp or malignant cancer. A gum polyp. एक और मैं आपको यहाँ पे चीज बताता हूँ। देखो यहाँ पे लिखा है मैलिग्नेंट कैंसर और यहाँ पे लिखा हुआ है कन्वेंशनल मेडिसिन। दिस इज यूजुअली डायग्नोज्ड एज माउथ पॉलिप और मैलिग्नेंट कैंसर। डॉक्टर हैमर ये बताते हैं कि जो एलोपैथिक साइंस है वो किसी भी सेल की संख्या पर, कि मतलब वो अगर एक नंबर से ज्यादा है तो उसको मैलिग्नेंट कह देते हैं, और अगर वो संख्या से कम है तो उसको बिनाइन कहते हैं। ठीक, मतलब देखा जाए तो कोई उसमें फर्क नहीं होता है कि वो मैलिग्नेंट या बिनाइन है। ये केवल इस पे डिपेंड करता है कि उसकी संख्या कैसी है। अगर उसकी संख्या, सेल की संख्या कम होगी तो उसको पॉलिप बोल देंगे, और उस सेल की संख्या ज्यादा होगी तो उसको कैंसर बोल देंगे। लेकिन कॉन्फ्लिक्ट तो वही है, कॉन्फ्लिक्ट वही है। डिपेंड कर रहा है कि वो उसकी इंटेंसिटी कैसी है, उसने उस कॉन्फ्लिक्ट को कितनी इंटेंस तरीके से लिया, इस पर डिपेंड कर रहा है। किसी ने कम इंटेंसिटी से लिया, किसी को उसका असर कम हुआ तो उसको पॉलिप ही बन के रह गया। किसी ने उसको सीवियर तरीके से लिया तो उसको ज्यादा हो गया। बस इतना ही है। मतलब कैंसर एज सच कुछ अलग नहीं है डॉक्टर हैमर के अकॉर्डिंग। वो डिपेंड करता है कि उसका जो कॉन्फ्लिक्ट है वो कितना इंटेंस और प्रोलॉन्ग है। ओरल कैंडिडियासिस, ये टॉपिक अभी काफी लंबा चलेगा, क्या हम इसको यहीं पे रोक दें क्या? चलो यहाँ 2-3 टॉपिक है, इसमें हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं, और माउथ फेरिंग सरफेस म्यूकोजा वाला पार्ट हम स्किप करते हैं। ठीक, तो इसमें हमने ओरल कैंडिडियासिस और थ्रश। Presenting as a creamy pus occurs when fungi assist the healing process. Babies typically develop thrush when they suffer distress of not getting the milk morsel. मतलब मिल्क मॉर्सल उनको अगर नहीं मिल रहा है तो वो सफर करते हैं ओरल कैंडिडियासिस या थ्रश से। तो ये एक एग्जांपल हो गया। टॉन्सिलाइटिस बहुत कॉमन है, जो अपने क्लिनिक में मिलता है, और उसका कॉन्फ्लिक्ट देख लीजिए क्या है। Inflammation of the tonsil is a sign that relate the morsel conflict has been resolved. When pus produced during the healing process, purulent tonsillitis is released into the mouth. This causes a smelly breath. Here we also find tonsil abscess, tonsillar mycosis, candidiasis of the tonsil indicate the presence of fungi. अब मतलब आप एक चीज ये बताइए कि टॉन्सिल राइट साइड में हुआ है मुंह में या लेफ्ट साइड में हुआ है। ठीक, तो उसका रिलेशन अगर राइट साइड में है
तो बताइए मदर चाइल्ड से रिलेटेड है या फादर पार्टनर से रिलेटेड है? अगर पर्सन कोई भी बताए, अगर डॉक्टर सुरभि कनौजिया इसका जवाब देंगी। अगर कोई राइट हैंडेड है और उसको राइट साइड माउथ में टॉन्सिल हुआ है, तो उसका संबंध मदर चाइल्ड रिलेटेड है या फादर पार्टनर रिलेटेड है? बताइए। सर फादर पार्टनर रिलेटेड है। नहीं, गलत जवाब। पूछिए क्यों? क्यों सर? एंडोडर्मल है ना, ब्रेन स्टेम कंट्रोल्ड है, अच्छा तो सर। लेटरलिटी कहाँ कंसीडर होगी? यस सर। देखा, यही सीखने को मिला आपको। ईमानदारी से बताइए किसका किसका जवाब डॉक्टर सुरभि वाला था? ईमानदारी से बताइए, तब समझ में आएगा। ईमानदारी से बताइए सब लोग। बताइए। बॉस ये रिलेटेड नहीं था हैंडेडनेस से या फिर लेटरलिटी से। नहीं, डॉक्टर सुरभि वाला जो जवाब है वो किसका किसका था, मैं ये पूछ रहा हूँ। और किसी का था कि नहीं? नहीं बॉस। चलिए, सब होशियार हो गए हाँ। चलिए कोई बात नहीं। तो हाँ, फिर अब समझ में आ गया ना, टॉन्सिल में लेटरलिटी कंसीडर नहीं होगी, हमें केवल उसमें मॉर्सल कॉन्फ्लिक्ट देखना है। अब देखिए, इस थ्योरी वाले पार्ट से प्रैक्टिकल पार्ट निकल के चला आया। ठीक, प्रैक्टिकल पार्ट यही निकल के आया कि टॉन्सिल चाहे राइट हो चाहे लेफ्ट हो, लैटरलिटी कंसीडर नहीं होगी, उसमें सीधे सीधे देखो मॉर्सल क्या है उसका। ठीक, ज़ेंकर्स डाइवर्टिकुलम। डाइवर्टिकुलम आपको पता है ये पाउच होता है। इट इज अ pouch at the lower level of pharynx just above the upper esophageal sphincter that develops as a result of hanging healing because of the continuous bacterial cell removal process. The wall of pharynx become thin and the weakest portion of the pharyngeal wall balloons out, forming a diverticulum. Symptom क्या होता है? Difficulty swallowing food. ठीक, चलिए ये हो गया हीलिंग फेज इन नासोफैरिंक्स। हाँ, in the nasopharynx, adenoids or nasal polyps that develop during the conflict active phase are removed with the help of fungi or TB bacteria, provided they are available. The nasal discharge consists of smelly tubercular secretion. A nasal abscess with painful swelling containing pus also develops in the healing phase. Healing phase in the salivary glands, Jogren और हीलिंग फेज है तो वही टीबी बैक्टीरिया आएंगे उसको रिमूव करने के लिए, जो स्वेलिंग हुई है, जो सेल प्रोलिफरेट हुआ है, बस इसमें यही है। nasal abscess with the painful swelling containing pus also develop in the healing phase। मतलब ये बता रहे हैं कि जो nasal abscess होता है वो भी healing phase में डेवलप होता है, क्योंकि पेनफुल स्वेलिंग हो जाती है जिसमें पस फिल्ड होता है। ठीक, तो ये हो गया हीलिंग फेज इन सैलिवरी ग्लैंड्स, जॉगरन और सिक्का सिंड्रोम। In salivary glands, prolonged healing pressure leads to complete loss of saliva। यही मैं बोल रहा था कुछ देर पहले। क्या बोल रहा था? कि कंप्लीट लॉस ऑफ सलाइवा हो गया हीलिंग फेज में। पहले तो कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव फेज में सलाइवा बढ़ा होगा ताकि बेटर इन सलाइवेशन बेटर हो जाए, ताकि फूड बोलस या मॉर्सल को सही से कैच कर सके या एलिमिनेट कर सके या इंगल्फ कर ले। ठीक, लेकिन वही हीलिंग फेज में क्या होगा? वही लॉस होने लगेगा। ठीक, complete loss of saliva producing acinar cell resulting in permanently
ड्राई माउथ, inflammation in the salivary glands, for example, in the parotid glands causes parotitis, also known as mumps. अब देखिए आपको कितनी कॉमन पैथोलॉजी मिल रही है जिसमें आप गलतियां करते थे और क्या करते थे, लैटरलिटी लेते थे। इसको राइट साइड में गाल फूला है तो लैटरलिटी ले लेते थे कि हाँ इसके पापा डांटे होंगे। क्यों डांटे होंगे? क्योंकि इसका राइट हैंडेड है और राइट साइड गाल फूला हुआ है, मम्स हुआ है इसको। गलत कर रहे थे आप, ठीक। हो सकता है उसमें फादर मदर का कोई रोल ही नहीं है। रोल इसका हो सकता है कि डांट पड़ी हो, इसका हो सकता है कि वो साइकिल लेना चाह रहा था, मना कर दिया गया हो। फादर मदर से रिलेशन हो सकता है, लेकिन राइट साइड में है इसलिए ये फादर से रिलेटेड होगा, ये गलत है। समझ गए? चलिए अब हम लोग यहीं तक इसको करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग वापस केस पर। जग रहे हैं कि सो गए सब लोग? जाग रहे हैं सर। जग रहे हैं जग रहे हैं। सुन रहे हैं सर। सुन रहे हैं? चलें आगे। सुन रहे हैं। हाँ जी जी। सुन रहे हैं सब लोग। तो केस ऑन टंग, अरे ट्यूमर था एक्चुअली, में गलत लिख दिया हूं मैं। हाँ चलो, ट्यूमर टंग, टंग ट्यूमर। चीफ कंप्लेंट इसमें ट्यूमर है इनको राइट साइड टंग के नीचे। वीडियो आप लोगों ने देखा होगा, देख लिया सब लोगों ने? चलिए, ट्यूमर, हाँ डायबिटीज मिलाइटस इनको 4 साल से, इनको अचानक पता चला। इनकी प्यास और भूख बढ़ी हुई है, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन है नाइट में 4 to 5 टाइम्स, रिकरेंट रीनल कैलकुलाई 2013-14 से, इनवॉलेंट्री पासिंग ऑफ कैलकुलाई 5 to 6 मंथ इंटरवल। पास्ट में इनको एक्जिमा रहा है 4-5 साल की एज में। रेक्टल फेसुला 5 साल पहले जिसके लिए इन्होंने कोई ट्रीटमेंट लिया था। फिजिकल जनरल थर्मल इनका हॉट है, अर्लियर थर्स्टलेस थे, नाउ थर्स्टी। हंगर कांट टॉलरेट, रिएक्शन में गुस्सा घबराहट होने लगता है, ये शुरू से है। फिजिकल सेंसिटिविटी में नॉइज से प्रेजेंट है स्पेशली ड्यूरिंग स्लीप, और गुस्सा आता है। साइड राइट हैंडेड है, ठीक। और फैमिली चार्ट देखेंगे आप इनका, मैंने फिजिकल जनरल में सारा नहीं लिखा है, जो हमारे काम का था, जो जिसमें कुछ मिला वही लिखा है, ठीक। और फैमिली चार्ट में देखिए यहाँ बीच में पेशेंट लिखा हुआ है, पीटी दिख रहा है एमएफ के नीचे। तो जी बॉस। पेशेंट जो है 2 भाई हैं और 3 बहन हैं। एक बड़ी बहन है, 2 बहन छोटी हैं, एक छोटा भाई है, जिसके एरो में देखिए लिखा है W1 W2। W1 पहली वाइफ 2016 में शादी हुई थी और W2 2022 में शादी हुई है। पिताजी कार्सिनोमा की वजह से एक्सपायर हो गए थे 2003 में, और मदर 55-56 साल की एज में सुसाइड कर ली अपनी बीमारी से परेशान होकर 2020 जून में। ये जो पेशेंट है इनकी एज 38 है, और ये दिसंबर 2023 में आए थे हमारे पास, 30 दिसंबर 2023 को, ठीक। तो ये इनका फैमिली चार्ट हो गया। बाकी हमने आप ये देखिए फैमिली चार्ट में हमें ये सारी चीजें क्यों पूछते हैं? पूछते इसलिए हैं कि कई बार चीजें यहाँ से लिंक मिलती हैं, कई बार नहीं मिलती हैं। जैसे मान लीजिए, जो मैं केस टेकिंग का भी थोड़ा थोड़ा बता दे रहा हूँ कि केस टेकिंग में हम कैसे पूछते हैं, क्यों पूछते हैं। अब इसमें देखिए फादर के ऊपर एक एरो गया हुआ है, लाइन गई हुई है,
तो हम जो भी चीजें पूछते हैं वो पेशेंट के रिलेशन में पूछते हैं। जैसे पेशेंट के जो फादर हैं वो जितने भाई बहन हैं तो पेशेंट के रिलेशन में बुआ, ताऊ, चाचा ये लगेंगे। फिर उनके कितने लड़का लड़की, उन वो सब हैं या नहीं है, किसी की समय से डेथ हुई कि समय से पहले हुई, ठीक, ये सारी चीजें पूछनी होती हैं। अगर जितना पेशेंट बता पा रहा है, जितना पेशेंट को नॉलेज है, नहीं बता पा रहा है तो हमें उसको ये नहीं कहना कि तुम बताओगे तभी दवाई देंगे। जितना पेशेंट बता रहा है, जितना कोऑपरेट कर पा रहा है, ठीक। और अगर पेशेंट नहीं बता रहा है, ध्यान समझिएगा जो बताने जा रहा हूं, अगर पेशेंट नहीं बता रहा है, नहीं बताना चाह रहा है, तो वहां पे आपकी आर्ट काम करेगी, कला। वो कला क्या है? पेशेंट से जानकारी को चुराना। मैं इसको ऐसे ही समझता हूं। क्या समझता हूं? पेशेंट से जानकारी चुराना, उससे पूछो भी, पूछो उसको पता ना चले, उसके इंटरेस्ट की चीजें पूछो, पता ना चले, ठीक। अभी जैसे कल हमारे पास एक 65 ईयर्स ओल्ड लेडी आई थी, उसका 4-5 साल पहले रिटायरमेंट हुआ। रिटायरमेंट हुआ, उसको पैसा नहीं मिला रिटायरमेंट का। क्यों नहीं मिला? पहले जब उसकी ज्वाइनिंग हुई थी तो उसने 10th तक पढ़ाई की थी, सोर्स सोर्स से उसने किसी वहां का जो हायर ऑफिशियल रहा होगा उसने उसको टेलीफोन ऑपरेटर के तौर पे रख लिया। फिर उसके बाद टेलीफोन ऑपरेटर से वो डिस्पैच विभाग में ट्रांसफर हो गई और वहीं से उसका जॉब चलने लगा। और जॉब चलते चलते सब उसका सैलरी वगैरह सब मिलता था, सब कुछ सही था। बाद में जब रिटायरमेंट हुआ तो उसका कुछ रहा होगा, पेपर वर्क वगैरह कुछ गलतियां रही होंगी या जो भी रहा होगा, उसको रिटायरमेंट का पैसा नहीं मिला। तो वो उसके लिए सबसे ज्यादा पेनफुल था। लेकिन उसको प्रॉब्लम क्या थी मैं भी बता देता हूँ। उसको लेफ्ट साइड का हेमीप्लेजिया था। तो अब उससे हम पूछ रहे हैं तो वो कह रही, डॉक्टर साहब इसका क्या मतलब है, क्यों पूछ रहे हैं, इससे क्या मतलब है हमारी बीमारी से? तो हमने कहा, थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश किया, कह रही हम बैठ नहीं पाएंगे। हमने क्या किया, उसकी जो वो वाली वो जो पॉइंट था, जो रिटायरमेंट में उसका पैसा नहीं मिला था, जिससे वो परेशान थी, उसी पार्ट को पूछते पूछते पूरा केस निकाल लिया मैंने, ठीक। तो आपको भी यही करना है कि पेशेंट अगर कोई चीज नहीं बता रहा है तो उससे उसके इंटरेस्ट की चीज में पूछो। और ये अपने दीदार सर ने बताया है, अपने दीदार सर ने बताया कि आप उसके इंटरेस्ट की चीजें पूछो। उसका इंटरेस्ट किस में है, उसका इंटरेस्ट किस में है, क्या वो हो रहा है, नहीं हो रहा है, किस चीज से अफेक्ट हो रहा है, उस पे पूछोगे तो पेशेंट बताएगा। चलो ये तो केस टेकिंग पार्ट हो गया, ठीक। तो अभी वही है कि हमें केस टेकिंग में कई बार चीजें हम हंट करते हैं। हंट करते हैं मतलब हम ढूंढते हैं कि हमें कई बार जानकारी मिलेगी, कई बार हमें खाली हाथ लौटना पड़ेगा। जैसे हमने इसके फादर का पूछा, वो कितने भाई बहन, वो कितने, उनके कितने बच्चे, कई बार चीजें मिलती हैं, कई बार नहीं मिलती हैं, तो पूछना पड़ता है। हमको नहीं पता है कि किस सिचुएशन में किस जगह पे क्या चीज मिलेगी, कब मिल जाएगी। कई बार वो हॉबी में मिल सकता है, कई बार वो ड्रीम में मिल सकता है, कई बार उसके चीफ कंप्लेंट में मिल जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से हमें देखना पड़ता है, हंट करना पड़ता है चीजों को। तो फिलहाल जो इनके फैमिली सिचुएशन में है वो हमने बता दिया। बाकी जो चीजें हिस्ट्री में आएंगी वो मैं बताऊंगा आपको आगे, ठीक। तो 2020 जून दो ड्यूरिंग कोविड में इसके 2 साल पहले से छोटे भाई का डाइवोर्स का मैटर चल रहा था, वो भी एक फैक्टर था जो इनकी मदर ने सुसाइड कर लिया होगा, ठीक। और बाकी एजुकेशन 10th स्टैंडर्ड तक रही है। और ये सुपरविजन प्राइवेट जॉब अभी करते हैं 2009 से 18 तक। ये यही काम 2015 में सऊदी गए थे, फिर 2017 से 18 तक ओमान, और 2019 से 2023 तक इंडिया। लाइफ हिस्ट्री में लिख रहा था लेकिन बड़ा टाइम लगता है, हमने कहा फोटो खींच के लगा देता हूँ, तो डायरेक्ट आपको हम जो हमारी केस टेकिंग सीट है उसका हम फोटो लगाए हुए हैं। कैसे लिखता हूँ, राइटिंग पे नहीं जाइएगा, राइटिंग उस लिखे हुए में
क्या निकाल रहा हूं वो इंपॉर्टेंट है, प्लस जो पेशेंट ने बोला है उसके भाव क्या है उसको समझना होता है। ठीक, तो मैं बताऊंगा, समझिएगा, सुनिएगा, नोट करिएगा। ठीक, तो केस टेकिंग पे आते हैं, हम चाइल्डहुड बता रहे हैं। अभी तक जो हमने बताया, फैमिली सिचुएशन बता दी, एजुकेशन बताया, क्या उसने किया, इन चीजों का आगे भी रोल आएगा, वो आगे बताएंगे। ठीक, तो चाइल्डहुड बताते हैं। 6-7 साल तक दादा दादी के साथ रहते थे, मम्मी पापा, पापा इनके प्राइवेट बिजनेस करते थे, आसाम में थे। 7-8 साल, वही 7-8 साल के जब ये थे, उसी ड्यूरेशन, क्योंकि एग्जैक्ट फिगर पेशेंट को नहीं याद होता है, तो वो ऐसे कुछ बता रहे हैं कि 7-8 साल के बाद इनका बंटवारा हुआ गांव में, जहां रहते थे दादा दादी के पास में। तो इनकी जो माँ थी वो वापस आ गई, और फिर इनके सारे भाई बहन साथ रहने लगे। भाई बहन आपने देखा ही है, 5 लोग हैं ये, जिसमें एक बड़ी बहन, 2 छोटी और एक सबसे छोटा भाई। फिर सब लोग साथ रहने लगे भाई बहन के साथ। 7th स्टैंडर्ड में बाहर चले गए। क्यों चले गए? क्योंकि ये बहुत शरारती थे, ड्यू टू मिस्चीवियस। ठीक, घर में चोरी करने लगे थे, खाने पीने लगे थे। घर से ये 2 बार भाग भी गए थे। क्यों भाग गए थे? एक बार कुछ बताया था इन्होंने कि वनस्पति कोई ब्रांड वन था उस समय, उसमें काम करने लगे थे। एक बार रेणुकूट भाग गए थे। क्यों भाग गए थे? भाग इसलिए गए थे क्योंकि शरारती थे। शरारती थे तो कोई था ऐसा जो मारता पीटता रहा होगा? हाँ था। कौन था? बड़े चाचा से डर लगता था। वो खुन्नस टाइप के थे। वो पनिश जरूर करते थे अगर कोई कंप्लेन चली जाए, और जो इनकी सिस्टर थी वो भी शिकायत कर देती थी। ठीक, तो वो जो चाचा थे उनका हमेशा एक डर बना रहता था। ठीक, अब आगे केस टेकिंग में कई बार आपको चीजें काम की मिलेंगी, कई बार चीजें काम की नहीं मिलेंगी। उस काम की चीजों में कौन सी काम की चीज है, किस चीज को निकालना है, क्या लेना है, क्या नहीं लेना है, ये सभी चीजें आपको अपने दिमाग से सोचना होता है। पेशेंट जिस भाव से कह रहा है उसको समझना होता है। ठीक, तो कारगिल के पहले ये आसाम चले गए फादर के पास। 2-2.5 साल ये वहां पे रहे, काम धंधा किया। ब्लैक में ये डीजल लाने का काम करते थे, ब्लैक में। ठीक, और कुछ कॉस्मेटिक में काम किया, बाजार में बेचना। पापा से ये अलग हो गए। क्यों? क्योंकि जो ये एक रिलेशनशिप में आ गए एक लड़की के साथ, पापा को पता चल गया, फिर अलग हो गए पापा के डर की वजह से। आई वॉज 15 ईयर्स एज। हुआ क्या, वो प्रेग्नेंट हो गई, और फिर उससे मिलना नहीं हुआ। ये सब बातें फादर को पता चल गया। फिर गांव आ गए, ये वहां से छोड़ के चले आए गांव 1999 में। फिर वहां ये नहीं गए। फादर का डर भी हो सकता है, गिल्ट भी हो। ठीक, ये चीजें सोचना है। कभी छोटे मोटे काम किए, फिर दिल्ली गए, कुछ साल वहां रहे, एल्युमिनियम का काम किया। 2002 से यही काम करने लगे, एल्युमिनियम वाला, लेबर ग्रेड से शुरू किए। 2009 में सिस्टर की शादी की। देखिए पहले कैसा, कुछ ना कुछ कर रहा है, एक तो ये दिख रहा है। ठीक, कुछ ना कुछ कर रहा है। लेबर ग्रेड से शुरू किए, आज क्या है, सुपरवाइजर है। ठीक, 2009 में सिस्टर की शादी भी की इन्होंने। ठीक, 2009 में, ध्यान रखिएगा, 2003 में फादर की डेथ हुई थी। डेटा इसीलिए इंपॉर्टेंट होता है, हमें कोरिलेट करना होता है कि कब क्या क्या चीजें, घटनाएं घट रही हैं। ठीक, और उसका उससे क्या संबंध है। 2003 में फादर की डेथ हुई, ठीक, और 2009 में सिस्टर की शादी की इन्होंने, और 1999 में ये चले आए थे, ये भी है। ठीक, और 7 जुलाई 2009 को ये सऊदी गए। अब देखो, सऊदी में कह रहे हैं खाने पीने का इंटरेस्ट आया। 2012-13 पैसे कमा रहा हूं और घर की प्रॉब्लम दूर कर रहा हूं। फादर की डेथ के बाद जिम्मेदारी आ गई, और इधर जो भाई था उसकी फर्स्ट वाइफ मुझे गाली देती थी। जब मैं शादी करने उसकी आया यहाँ, तो
जो भाई था वो ड्रिंक करते थे, और गाली ये देते थे, भाई इनके गाली देते थे कि मैंने सारा पैसा लूट लिया, उनके लिए कुछ नहीं किया। ठीक। और शादी के बाद मेरी वाइफ मायके चली गई, क्योंकि वो झगड़ा होता था, तो इनकी वाइफ मायके चली गई और माँ अपने सिस्टर के यहाँ चली गई। तो छोटा भाई मानता था कि जो उसकी वाइफ है उसके ऊपर माता आती है, जिसकी वजह से डाइवोर्स हो गया 3 साल बाद। लेकिन ये हमेशा अपने भाई को सपोर्ट करते रहे, जिस भी तरीके से करना होता था ये सपोर्ट करते थे। क्यों करते थे? पिताजी है नहीं, तो यही करते थे सपोर्ट। हमने सपोर्ट किया, फिर एरो देख के देखिए लिखा हुआ है नीचे, दोबारा शादी भी हमने ही किया, फिर वो सेपरेट हो गया। 3-4 महीने से वाइफ और जो इनकी वाइफ है उनमें कॉन्फ्लिक्ट होता था। भाई इनका सेपरेट हो गया, ध्यान रखिएगा। सेपरेट होने का मतलब ये नहीं है कि उसकी उसकी वाइफ सेपरेट हो गई, भाई सेपरेट हो गया। ठीक, क्योंकि इनकी वाइफ और उनकी वाइफ में झगड़े होते थे, कॉन्फ्लिक्ट होते थे। मैंने लोगों के लिए बहुत किया, बट आज मेरे साथ प्रॉब्लम आई तो मैं अपने आप को अकेला महसूस करता हूँ। ये कहते कहते पेशेंट बहुत भावुक हो गए। ये जब आए थे हमारे पास अपनी प्रॉब्लम को लेकर, बहुत डरी हुई स्टेट में थे। इनको लग रहा था कि अब ये बचेंगे नहीं, अब ये गए। एक तो शुगर भी इनका उस समय आयुर्वेदिक दवाई लेते थे, उसके बाद 336 था पीपी, और अगर दवाई नहीं लेते तो 400 के ऊपर आता था। वीडियो में आपने सुना होगा। तो ये भावुक होके बड़ा रुआंसू हो गए और कहने लगे मैंने लोगों के लिए बहुत किया, बट आज मेरे साथ प्रॉब्लम आई तो मैं अपने आप को अकेला महसूस करता हूँ। मैंने सबके लिए किया, बट अपने बच्चों के लिए नहीं कर पा रहा हूँ, अपने बच्चों के लिए नहीं कर पा रहा हूँ। क्या है ये? गिल्टी फील कर रहे हैं। लोगों ने भी अपना काम निकाल लिया, स्पेशली छोटे भाई ने इसलिए निकाल लिया, इनको लगता है एक तो शुरू से हमें गाली देता रहा, उसके लिए हमने मदद की, शादी कराया, 2 बार शादी कराया, और आज वो सेपरेट हो गया। ठीक, लास्ट पेज। 2 साल से इनको प्रॉब्लम, ये जो ट्यूमर वाली आई है, ये आई है 1 महीने से। जब ये 2023 में हमारे पास आए थे तो 1 महीने से इनको प्रॉब्लम हुई थी, और इसमें ब्लीडिंग होने लगा था इनको। ये घबरा गए एकदम से, एक तो ब्लीडिंग भी होने लगा था ना। 2 साल से मैं कहीं भी बाहर जाने का प्रयास कर रहा हूँ, बाहर मतलब विदेश जाने का प्रयास कर रहा हूँ, तो मैं जा नहीं पा रहा हूँ। क्यों जाना चाहते हैं? बच्चों के लिए, कि उनके लिए कुछ कर दूं। हमें कुछ हो गया तो बच्चों का क्या होगा? हमने तो काटा है बिना बाप के, इन्होंने बोला हमने तो काटा है बिना बाप के। अभी जहां पे ये काम करते हैं वहां पे जो वर्क स्टेशन है वो 120 किलोमीटर दूर है। ये काम की वजह से वहां रहते तो हैं, बच्चों से कहते हैं बच्चों से दूर रह नहीं पाता हूँ, सोचता हूँ कि घर नहीं आऊंगा, लेकिन बच्चों से इमोशनल अटैचमेंट बहुत ज्यादा है इनका। ठीक, तो बच्चों से इमोशनल अटैचमेंट ज्यादा है। तो ये कह रहे थे, मुझे ध्यान है कि उस समय इन्होंने कहा था कि सैटरडे होते होते मैं सोचता हूँ कि घर नहीं जाऊंगा, लेकिन ये पहुंच जाते हैं। तो ओवरऑल अब बताइए क्या क्या चीजें इनके लिए मॉर्सल हो सकती हैं? क्या चीज ये लेना चाह रहे हैं? बताइए, कोशिश करिए, सही गलत हो सकते हैं। मॉर्सल क्या हो सकता है इनके? सिंपल सा तो है। जैसे कि ये एज अ फादर अपनी ड्यूटी निभाना चाह रहे हैं, पर वो उस जिम्मेदारी को निभा नहीं पा रहे हैं। एक तो हाँ, और
ये इसी के आसपास है, और थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। The Bluetooth device is ready to pair. और कुछ बोलो भाई। बॉस जी, जो आपने ये फिगरेटिव मॉर्सल बताया था जिसमें जो बिजनेस वगैरह का है, तो इसमें ये था Input mode. कि वो बिजनेस या जॉब मतलब कुछ करना चाह रहे हैं लेकिन वो कर नहीं रही है। हाँ, फिर से बोलना, वो कुछ डिस्टरबेंस हो रहा था। हेलो हाँ, फिर से बोल। हाँ, आवाज क्लियर है। बॉस जी, जो आपने क्लास में बताया था ये फिगरेटिव मॉर्सल, उसमें ये था कि उसको बिजनेस काम में या कुछ प्रॉब्लम आ रही है या उसको मिल नहीं रहा है, तो इसमें हाँ, भी यही है कि वो ट्राई कर रहे हैं, बिल्कुल बाहर बिल्कुल जाने के सही, लिए ट्राई बिल्कुल कर। सही, बिल्कुल सही। और वो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इनको जो प्रॉब्लम आई है वो 1 महीने से आई है, और ये 2 साल से लगातार ये प्रयास कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? अब हमें यही देखना है कि 2 साल से ये प्रयास कर रहे हैं जाने के लिए, वो जॉब पोजीशन कुछ ऐसा हासिल करना चाह रहे हैं, वो नहीं कर पा रहे हैं। तो इसमें भी वही हो रहा है, नॉट बीइंग एबल टू कैच अ मॉर्सल। और इसी वजह से 2 साल से कॉन्स्टेंटली, अब देखो इसी सिचुएशन में इसी सिचुएशन में इनको पैर में परेशानी आती, तो वहां पे डिवेल्युएशन होता कि ये जाना चाह रहे हैं, जा नहीं पा रहे हैं, डिवेल्युएट हो रहे हैं। तो हम डिवेल्युएशन कॉन्फ्लिक्ट देखेंगे। लेकिन इसी इसी सिचुएशन में ये माउथ में परेशानी आ रही है, तो हम मॉर्सल कॉन्फ्लिक्ट देखेंगे। ठीक। तो सिचुएशन जो है, जो उसकी पैथोलॉजी है, हमें वो उससे पता चलेगा कि इसमें कॉन्फ्लिक्ट क्या मिलेगा। एक हमने पिछले क्लास में जब हैमर्स थ्योरी पढ़ाया था, तो उसमें एक डायग्राम बताया था कि एक ही सिचुएशन में अलग अलग लोगों की अलग अलग कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं। ठीक। तो हमने इसी सिचुएशन में पेशेंट की अलग अलग प्रॉब्लम के हिसाब से अलग अलग कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट कौन सा होगा ये पता चलेगा कि उसको प्रॉब्लम क्या हो रही है। ठीक। तो बिल्कुल सही बताया आपने कि जो 2 साल से ये प्रयास कर रहे हैं जाने का, एक जॉब जाके विदेश में एक अच्छी अर्निंग के लिए, एक मनी मनी मॉर्सल भी आ रहा है इसमें। ठीक। कि वहां पे जाएंगे तो मनी मिलेगा अच्छा। ठीक। तो वो इनको नहीं मिल पा रहा है, तो उस चीज से ट्रिगर होकर इनको प्रॉब्लम आ रही है, और उसमें फील क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ये हमें समझना है और उससे रिलेटेड रूब्रिक लेना है। ठीक। तो अब आते हैं हम रूब्रिक पे। तो अब बॉस रूब्रिक, जी, हाँ, बॉस जी, इसमें जो इन्होंने अपने भाई वगैरह के लिए फील किया कि मतलब मैंने उनके लिए किया पर वो वापस में मुझे नहीं मिला, या फिर वो जो अपने बच्चों के लिए फील कर रहे हैं, हम्म, तो उन सब का क्या कोई कॉन्फ्लिक्ट वगैरह इनके ऊपर नहीं पड़ेगा? क्या क्या? बॉस जी, जैसे कि वो बता रहे थे कि इनके भाई के लिए इन्होंने बहुत कुछ किया हाँ, और बदले में वो सेपरेट हो गया, और ये अपने बच्चों के लिए नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या वो वाला कॉन्फ्लिक्ट इनके ऊपर इतना ज्यादा, उसकी इंटेंसिटी इतनी ज्यादा नहीं थी? नहीं, वो सारी चीजें होंगी, वो सारी चीजें जुड़ेंगी। ठीक। अभी तो हम वही बात कर रहे हैं ना कि हमें ये देखना है कि क्या क्या चीजें इनको अफेक्ट कर रही हैं, क्या मॉर्सल, एक तो ये पार्ट हुआ मॉर्सल वाला। ठीक। और भी चीजें हैं ना, देखो इनको डायबिटीज भी तो है 4 साल से। जी जी जी। ठीक। किडनी स्टोन भी सर तो है। डायबिटीज का क्या कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है इसमें? इसमें देखो रेजिस्टेंस कॉन्फ्लिक्ट आता है। रेजिस्टेंस कॉन्फ्लिक्ट को आप ऐसे समझ सकते हो, उल्टी धारा में बहना। मतलब आप कुछ कर रहे हो लेकिन एक रेजिस्टेंस आ रहा है, अवरोध आ रहा है कि आप वो करना तो चाह रहे हो लेकिन करने में रुकावट आ रही है। उल्टी धारा में तैरना ऐसे समझो ना कि गंगा पूरब से पश्चिम की तरफ बह रही है, और आप पश्चिम से पूरब की तरफ, जैसे वो अभी आपने देखा होगा महाकुंभ में कुछ लोग नाव से आए थे। कहाँ से आए थे? बिहार से आए थे। किधर आए थे? इलाहाबाद आए थे। और गंगा नदी किधर से जा रही है? प्रयागराज से कलकत्ता की तरफ। वो समझो उल्टी धारा में आए थे। मैं जहां तक सेंस कर पा रहा हूं। ठीक।
उल्टी धारा में, वो भी रेजिस्टेंस था। ठीक, तो वैसे ही कोई बंदा अपने लाइफ सिचुएशन में रेजिस्टेंस मिल रहा हो, उसको रुकावट मिल रहा हो, वो रुकावट किसी व्यक्ति द्वारा भी हो सकता है। ठीक, और किसी व्यक्ति के द्वारा भी हो सकता है, और सिचुएशंस के द्वारा भी हो सकता है कि फैमिली का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, या फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ रही है, या कोविड भी है। ठीक, ये कोविड का टाइम भी चल रहा था। ठीक, कि कोविड के वजह से नहीं जा पा रहा है। 2023 दिसंबर में आए हैं, 2 साल से प्रयास कर रहे हैं। कोविड कब लगा है? 2019 कोविड-19 बोला जाता है, लेकिन लगा कब है? मार्च 2020 में। ठीक, तो वो जो 21 में, लगभग 20-21 में ये पीक पे रहा है, उसके बाद से बाहर की विदेश में जाना थोड़ा सा टिपिकल हो गया, मुश्किल हो गया, तो उस वजह से भी ये नहीं जा पा रहे थे। ठीक है, और फिर कोविड में इनकी मदर की डेथ हुई थी 2020 में। ठीक, तो 2009 से 23 ये इंडिया में ही है ना, 2018 तक तो ओमान में ही थे, फिर 19 में ये आए थे इंडिया, तो फिर उसके बाद से ये जाना चाह रहे थे, जा नहीं पा रहे थे। ठीक, और जाना क्यों चाहते थे? ये बच्चों के लिए, परिवार के लिए। क्यों? क्योंकि फादर के जाने के बाद सारी जिम्मेदारी इनके ऊपर रही और इन्होंने निभाया। ठीक, तो अब हम यही इसमें क्वेश्चन पूछ रहे हैं, या आप लोग अपने से बताइए। क्वेश्चन नहीं है, सबका अपना अपना परसेप्शन होता है। हमने केस टेकिंग किया था, पेशेंट हमसे बात किया था, तो हमने उसको उस लेवल पे परसीव किया। ठीक है, आपको हम जो केस बताए, क्या हम वो चीज डिलीवर कर पाए कि जिससे आपको समझ में आ रहा है कि आप इस केस में क्या लेते? बात इसकी है, बात लर्निंग की है। इसमें जरूरी नहीं कि कोई सही गलत हो, सही गलत की बात नहीं है। हम जो समझे वो पेशेंट से समझे। अब हमने जो समझाने की कोशिश की, उससे आपको समझ में क्या क्या आया, क्या क्या चीजें आपको समझ में आई? जैसे कुछ लोगों ने बताया कि क्या भाई वाली जो चीजें हैं, भाई के लिए किया और आज इनके लिए भाई नहीं कर रहा है, तो क्या उसका असर नहीं होगा? होगा, बिल्कुल होगा। तो अगर होगा तो क्या लेंगे हम? बात तो इसी की हो रही ना, हम क्या लेंगे उसमें? तो कोशिश करिए, बताइए हम इसमें क्या क्या चीजें कंसिडर कर सकते हैं, अब तो मजा आएगा। नए बच्चों बोलो। इसमें प्रिया दिखाई दे रही हैं, विशाल हैं, नवनीत मुझे कोई दिखा था, पूजा, खुशबू, समीक्षा। समीक्षा आप भी बता सकती हैं। भौजी, इसमें जैसे कि इन्होंने एक चीज पहले था कि बचपन में चाचा वगैरह के का काफी डर रहता था हाँ, उन चीजों का, तो एक डोमिनेंट फीलिंग भी तो होगी इनके अंदर वेरी गुड। उस टाइम पे। और देखो, एनालिसिस तो हमारा अभी हम थोड़ा सा स्लाइड करेंगे, सब आ जाएगा। नहीं, मजा उसमें नहीं है, मजा उसमें नहीं है ना। आप क्या लर्न किए? मेरा गला खराब है, गला खराब होने के बावजूद चिल्ला चिल्ला के समझा रहा हूँ, उसका कुछ बेनिफिट हुआ कि नहीं आपको? बात इसकी है। वो चीज में लोनलीनेस भी तो फीलिंग होगा ना। देखिए, शिवांगी ने मैसेज किया है डिलीवन डेविल। ठीक है, जिनको समझ में आ रहा है वो देखिए डायरेक्ट रूब्रिक भी बता रहे हैं। ठीक, हाँ, और बताइए। और लोग मैसेज भी कर सकते हैं, अगर झिझक महसूस हो रहा है, शर्म महसूस हो रहा है, मैसेज करिए। वैसे तो होना नहीं चाहिए। वो चीज में लोनलीनेस फीलिंग भी तो हो सकती है कि जब मैं सबके साथ था लेकिन मैं अब बीमार हूँ तो मेरे साथ कोई नहीं है। हाँ, इस अलोननेस को फियर में ले जाना है, इस लोनलीनेस को फियर में ले जाना है। क्या बोला है इन्होंने कि हमें कुछ हो गया तो बच्चों का क्या होगा, हमने जी तो काटा है बिना बाप के। इस लोनलीनेस को फियर में ले जाना है, क्योंकि पैथोलॉजी बढ़ गई है ना। आपने अगर वीडियो देखा होगा तो उसमें जो वीडियो है वो बाद का वीडियो है, मतलब फॉलोअप का है,
फॉलोअप का क्या है, वो लगभग खत्म होने के बाद का वीडियो है शायद। हाँ, जो फर्स्ट डे का वीडियो है वो तो इन्होंने उसमें दिखाया कि ये था हमारा फोटो, ऐसा था, ठीक। लेकिन जब वो ब्लीडिंग होने लगा, ठीक, आपको आप ऐसे सेंस करिए, किसी को नाक से ब्लीडिंग होने लगती है और रुकती नहीं है, वो उसी में घबरा जाता है कि क्या हो गया भैया, कब बचेंगे कि नहीं बचेंगे। और इनको तो ट्यूमर है, उसमें ब्लीडिंग हो रहा है, और पूरी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके ऊपर है। 2 बच्चे हैं, एक लड़की एक लड़का, ठीक। जीवन में ऐसा भी नहीं कि बहुत कुछ बना लिया है, कर रहे हैं, इनको उस चीज का नहीं है लेकिन, ठीक। लेकिन इस चीज का है कि हमने तो बिना बाप के काटा है, हमारे बच्चों का क्या होगा, ठीक। जी, बॉस जी, इसमें जैसे कि इनको किडनी स्टोन वगैरह का जो भी प्रॉब्लम था, तो हाँ। उसमें एक्जिस्टेंस कॉन्फ्लिक्ट का भी तो कहीं न कहीं रोल रहा होगा? नहीं, किडनी स्टोन है, उसमें मार्किंग कॉन्फ्लिक्ट आता है, ठीक। और उसको आप जो भी ये ओमान में थे ना, तो वहां की कॉन्फ्लिक्ट से देखना होगा। हालांकि ये उस चीज को समझा नहीं पाए, बता नहीं पाए कि उस समय ऐसा क्या चल रहा था, लेकिन वहां पे कहीं ना कहीं इनको कोई प्रॉब्लम रही होगी जिससे ये अफेक्ट होते थे। ये रिलेट कर रहे थे खाने पीने से। हमने बताया ना कि पेशेंट कई बार काम की चीज बताएगा, कई बार काम की चीज नहीं बताएगा, वो नहीं समझता ना, ठीक। तो हमें उसमें से निकालना होता है। तो फिलहाल कई बार चीजें निकलती हैं, कई बार नहीं निकलती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीजें ऐसी थी जो यहाँ से भी अफेक्ट हो रहे थे और वहां पे भी अफेक्ट हो रहे थे, तब इनको बार बार रीनल कैल्कुलाई रहा है। लेकिन एक चीज कॉमन, एक चीज तो दिख रही है। हाँ, एक चीज तो, पूजा सिंह फॉर सेकंड फीलिंग, ठीक। फॉर देखो, जब जब हम ऊपर की चीजों को पकड़ते हैं तो जो बेसिक चीजें हैं वो अपने आप कवर हो जाती हैं, और इसको मैं बताऊंगा इस केस में, ठीक। इसको मैं इस केस में बताऊंगा कि कैसे अगर हम मोर इम्पोर्टेंट चीज ले लेते हैं तो छोटी चीजें अपने आप कवर हो जाती हैं, कैसे बताऊंगा। और बताइए। चलिए मैं अब एनालिसिस पत्ते खोलता हूँ। देखिए, एनालिसिस में हमने लिया है, इसमें हमने ऊपर नीचे 2 लगाया है, ऊपर कंबाइन कर दिया है तो इसलिए रुब्रिक नहीं दिख रहा है, नीचे में उसको एक्सपेंड किया है तो रुब्रिक दिख रहा है। तो हमने लिया है इसमें एंजाइटी चिल्ड्रन एंड फैमिली, ठीक। क्यों? क्योंकि ये फैमिली को लेके बहुत कंसर्न रहे हैं, ठीक। और दूसरा इनका क्राइम और क्रिमिनल लिया है। क्या कहा इन्होंने? मैंने सबके लिए किया बट अपने बच्चों के लिए नहीं कर पा रहा हूं। नहीं कर पा रहा हूं, ये भी एक गिल्ट है, ये क्रिमिनल फीलिंग है इनकी। यहाँ पे क्रिमिनल जो रुब्रिक है ये फिगरेटिव सेंस में है, लिटरल सेंस में नहीं है। इन्होंने कोई क्राइम नहीं किया है लेकिन ये गिल्टी फील कर रहे हैं, इसलिए फिगरेटिव सेंस में ये रुब्रिक लिया गया है। बाकी शिवांगी, डॉक्टर शिवांगी ने बोला था डिल्यूजन डेविल डिक्टेटर, वो हमने लिया है, जो इनके चाचा का नेचर था उसके वजह से। वो खुन्नस टाइप के थे, डर लगता था इनको, डर की वजह से ही तो 2 बार भाग गए थे, तो डेविल डिक्टेटर वहां से ले लिया। और जो स्टेट में ये आए थे, डरे थे कि अब तो कैंसर है, लोगों ने बता रखा था ऑपरेशन होगा, इसमें सर्जरी होगी, आवाज बदल जाएगी, बच्चों का क्या होगा, परिवार का क्या होगा, क्या होगा। फियर ऑफ अनसर्टेनिटी, जिसको हमने बोला अलोननेस से ऊपर, अलोन। हाँ, एक और चीज मैं बताऊं, देखो यही अलोननेस से अगर ये ज्यादा अफेक्ट होते तो हो सकता है इनकी प्रॉब्लम अबंडेंट या एग्जिस्टेंस कॉन्फ्लिक्ट में जाता, जिसमें इनको पैथोलॉजी किडनी की आती। किडनी मतलब किडनी कलेक्टिंग ट्यूब्यूल वगैरह, जहाँ पे फिश आउट ऑफ वाटर वाली सिचुएशन होती है। हमें अकॉर्डिंग टू पैथोलॉजी रूब्रिक सेलेक्ट करना होता है, और ये चीजें आपको समझ में आएंगी जब आप इसमें लंबे समय तक इस पे वर्कआउट करोगे, आप इस पे प्रैक्टिस करोगे, तब आएगा। तब आप पैथोलॉजी के अकॉर्डिंग रूब्रिक लोगे और फिर वैसे मेडिसिन दोगे। तो फिलहाल
हमने ये जो अलोननेस से ये फियर में जा रहे थे कि क्या होगा, फियर ऑफ अनसर्टेनिटी, इसको हमने लिया है डूम्ड, ठीक। और एक इनकी पैथोलॉजी ली है ट्यूमर, ठीक। और इसको कंबाइन करने के बाद आती है मेडिसिन सल्फर, लैकेसिस, आर्सेनिक और पल्स, ठीक। बचपन में ये कैसे थे? बचपन में मिस्चीवियस। शरारती थे, बहुत ज्यादा बदमाश थे। हाँ, शरारती और बदमाश थे। हमें एक ऐसी मेडिसिन भी चाहिए जो ब्लीडर हो, जिसमें इनकी पैथोलॉजी में ब्लीडिंग आ रही थी ना, जी जो टंग ट्यूमर हुआ था उसमें ब्लीडिंग हो रहा था ना। जी बॉस। हमें एक ऐसी रेमेडी चाहिए, तो बताइए दवाई क्या होगी? सर लैकेसिस। हाँ, लैकेसिस। क्यों? क्योंकि लैकेसिस मिस्चीवियस भी है, लैकेसिस ब्लीडर भी है, ठीक। तो हमने इनको लैकेसिस दिया, और इनका जब आपने वीडियो अगर देखा होगा तो ध्यान दिया होगा, वे ऑफ टॉकिंग इनकी पल्साटिला की तरह नहीं है। एक बार को सल्फर सोच सकते हैं, लेकिन सल्फर की तरह एक्सप्रेसिव भी हैं, ठीक, सल्फर और लैकेसिस की तरह। लेकिन जो इनका वे ऑफ टॉकिंग है वो शार्पनेस की तरफ है, कनिंगनेस की तरफ है, ठीक, इंटेलेक्ट अच्छा है, ठीक। तो इसलिए हमने इनको लैकेसिस दिया। देखिए, चीजों को सेंस करना पड़ता है, ऐसा नहीं कि सल्फर का लैकेसिस, सल्फर का इंटेलेक्ट पुअर होता है, खराब होता है, नहीं, ठीक है। तो इनको हमने लैकेसिस दिया, और लैकेसिस देने के बाद आपने ट्यूमर तो देखा, सही हुआ ही हुआ। इनका शुगर भी कम हुआ था। शुगर इनका जो 423 रहता था, वो शुगर इनका 300 के रेंज में आने लगा, ठीक। और हाँ, पीपी देखिए इनका 230 और 235 हो गया था, ठीक। तो लेकिन इनका वेट लॉस हो रहा था। तो मैं फिरोजपुर सर के यहाँ गया था, दीदार सर के पास, बताया था ये केस। तो सर ने कहा कि मैं जब पहले दे रहा था तो इनको डोज दिया था, लैकेसिस सिंगल डोज दिया था, फिर लगभग 15-20 दिन में डाइल्यूट 10 टाइम्स बढ़ा के ऐसे डोज दिया करता था। तो लगभग मैंने इनको 5 से 6 खुराक दी थी लैकेसिस की, तब तक ये स्टोर, मतलब ये जो ट्यूमर वाला पार्ट था, ये बिल्कुल सही हो गया था। सर जो इसने डूम्ड क्यों किया था? डूम्ड क्यों लिया था? यस सर। वो हमने बताया ना कि ये जब आए थे हमारे पास तो एकदम इस स्टेट में थे कि पता नहीं क्या होगा, मैं बचूंगा कि नहीं बचूंगा। हमने बोला डूम्ड को फियर ऑफ अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी का मतलब है जहां पे चीजें फिक्स नहीं पता है कि क्या होगा, क्या बनेगा, ठीक। आप पीजी कर रही हैं, यस सर। जैसे मान लीजिए आप पीजी कर रही हैं, ठीक। और यस सर। अचानक अभी कोई न्यूज आ जाए कि आपके कॉलेज की वो मान्यता है रद्द होने वाली है, क्योंकि यहाँ के मानक पूरे नहीं है, कॉलेज की स्थिति ऐसी चल रही है, ठीक। ग्रेड सी हो गया ना, LBSH। यस सर। डरिएगा नहीं, समझा रहा हूँ, ठीक। कि अभी ऐसी सिचुएशन हो जाए कि आपने पीजी किया है, लास्ट ईयर आपका चल रहा है, और आप बस कुछ महीने में आपको डिग्री मिल जाएगी, ठीक। लेकिन कोई ऐसी न्यूज आ जाए जिससे ऐसा हो जाए कि इन्होंने फर्जी तरीके से सब बच्चों का पीजी कराया है, फर्जी तरीके से यहाँ पे प्रैक्टिकल हो रहा है, फर्जी तरीके से आईपीडी मेंटेन हो रहा है, रिकॉर्ड मेंटेन हो रहा है, ठीक। मानक पूरे नहीं हो रहे हैं, इन इन लोगों को डिग्री नहीं मिलेगी। अब आपके मन में क्या आएगा बताइए? डूम्ड आएगा सर। मतलब वो ढूंढ इस तरीके से आएगा कि पता नहीं क्या होगा, मतलब मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ठीक। तो यस ऐसी सर। ही सिचुएशन, ऐसी ही इंटेंस सिचुएशन, ये तो उतना डूम्ड भी हो सकता है, ये तो डिपेंड करेगा कि आप उसको ले कैसे रही हैं। लेकिन ऐसी और इंटेंस सिचुएशन जहां पे ये डर बना हो कि पता नहीं क्या होगा,
मान लीजिए किसी का घर कमजोर है, ठीक, उसके इलाके में भूकंप आया, 2-3 मकान गिर गए और उसका मकान भी कमजोर है, उसके मन में क्या चलेगा? समझ रही हैं? भूकंप आया, 2-3 पुराने मकान गिर गए उसके मोहल्ले के। अच्छा, अब उसको लगेगा कि उसका मकान भी ना गिर जाए, कहीं उसको हाँ ये मकान, हाँ इनसिक्योरिटी उसको रहती है। लगेगा कि यार ऐसा ना हो कि भूकंप फिर आए, हमारा मकान भी गिर जाए। नेपाल में भूकंप आया था तो वहां पे ऐसी ही सिचुएशन हुई थी। हमारे पास एक पेशेंट आया था उस समय, जिस समय नेपाल में भूकंप हुआ, तो वहां की एक पेशेंट आई जिसके बच्चे को सीपी की प्रॉब्लम थी, ठीक, और उसके साथ यही सिचुएशन बना हुआ था कि वो उस डर से इतनी ज्यादा प्रभावित हुई कि उसके बच्चे को सीपी हो गया। क्यों? क्योंकि वो कांस्टेंट थ्रेट में थी कि फिर कहीं भूकंप ना आ जाए, फिर कहीं भूकंप ना आ जाए। वो 9 महीने उसी थ्रेट में थी। और वहां पे जो भूकंप आता था बहुत लंबे लंबे ड्यूरेशन में और बहुत ज्यादा देर देर तक आता था, ठीक, और कई बार आया, ठीक है। तो जहां पे ऐसा फियर चल रहा हो, फियर ऑफ अनसर्टेनिटी, वहां पे हम ढूंढ लेते हैं नेचुरल, जहां पे कैलामिटीज हो, जैसे सुनामी आती है, ठीक, तूफान आ जाए, तबाह कर दे, और उसके बाद का डर बना हो कि कहीं फिर मल्टीपल फियर, मल्टीपल डेथ हो जाए परिवार में, जैसे कोरोना में हुआ, ठीक, कि मल्टीपल डेथ हो जाए और एक डर बना हो कि फिर कोई ना डेथ हो जाए, ठीक। तो ऐसे जब फियर बनेंगे, ऐसे जब होगा, तो वहां पे हम ढूंढ लेंगे, ठीक, समझ में आ गया? यस सर। हाँ, तो मैं बता रहा था कि इनको हमने फिर लैकेसिस सर से बात हुआ, फिर लैकेसिस का हमने ड्रॉपर दिया, तो उसके बाद फिर इन्होंने मेडिसिन डिसकंटिन्यू कर दिया। हम हम भी पेशेंट की मदद तभी कर पाएंगे जब वो मदद लेना चाहेगा। हो सकता है उसके मन में इतनी ही मदद रहा हो कि हमारा केवल ट्यूमर सही होना है, ट्यूमर सही हो गया, बाकी हमारा काम खत्म, ठीक। तो हमने जितनी मदद करनी थी पेशेंट की वो कर दी, बाकी वो मदद लेने के लिए अगर दोबारा आएगा तो हम उस पे फिर से विचार करेंगे। तो यहाँ तक जो हमने दवाई दिया उसने उस पार्ट को सही किया, लेकिन पेशेंट अगर हमें आगे मौका देता तो हम ये देखते कि लैकेसिस है या नहीं है। हमने उसको ड्रॉपर दिया, लेकिन ड्रॉपर देने के बाद वो नहीं आया, जबकि उसका सही तो हो रहा था, बस एक प्रॉब्लम उसकी थी, वेट लॉस, ठीक, वेट लॉस उसका थोड़ा कमजोर हो रहा था वो, तो इस वजह से उसने मेडिसिन बंद कर। बीच में तो उसने गड़बड़ भी किया था। गड़बड़ ये किया था कि वो कुछ आयुर्वेदिक जड़ी बूटी ले लिया था, किसी ने उसको बता दिया था कि आयुर्वेदिक जड़ी बूटी लेने से आपका इस एक खुराक आप खा लेंगे तो आप सही हो जाएंगे। तो वो इन चक्करों में पड़ गया, तो फिर उसके बाद उसका बंद हो गया। तो फिलहाल जो ट्यूमर वाला पार्ट था, जहां से उसकी जो बड़ी पैथोलॉजी थी, जहां से वो डरा था, वो सारा सही हो गया। ये वीडियो में आपने देखा भी है, ठीक। शुगर वाला जो पार्ट था वो कंटिन्यू नहीं किया उसने, तो फिर उसके बाद इसका ट्रीटमेंट आगे कंटिन्यू नहीं हो पाया। तो फिलहाल इट्स ऑल अबाउट केस। मेडिसिन का क्या करें बताइए? बोझी बोझी इसमें जो पेशेंट का एक वो था कि इसको हाई ब्लड शुगर रहता था, उसके पीछे का रीजन क्या हो सकता है कि क्या रहा था जिसकी वजह से उसका शुगर लेवल हाई रहता था? जो हमने बताया ना कि इसमें रेजिस्टेंस कॉन्फ्लिक्ट आता है, तो इसके लाइफ में जो रेजिस्टेंसेस रहे हैं वो यही रहे हैं कि ये जो ये काम करता रहा है लेबर। हाँ, एक और चीज होता है कि बड़े एम्बिशियस और बड़े पॉजिटिव लोग होते हैं जो इलाकिसिस वगैरह, तो मतलब छोटे ग्रेड से करके इसने अपने आप को सुपरवाइजर लेवल तक ले गया। तो यहाँ पे भी उसको करने में ऐसा नहीं था कि स्मूथली हुआ होगा। ये सारी चीजें रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस का तो सीधा सीधा आप डायबिटीज को स्ट्रेस से भी रिलेट कर सकते हो। कांस्टेंट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का एक्टिवेशन, अगर आपको सीधा सीधा अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है
कि डायबिटीज का केस आया, लेकिन आपको रेजिस्टेंस नहीं समझ में आ रहा है कि रेजिस्टेंस क्या है। आप कुछ नहीं ढूंढो, आप केवल ये ढूंढो कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कहाँ पे एक्टिवेटेड है। क्यों? क्योंकि वो जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेटेड है, उसी ने बॉडी को ग्लूकोज ज्यादा प्रोवाइड करने के लिए सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को बढ़ा दिया है, जिसके वजह से बॉडी ग्लूकोज ज्यादा प्रोड्यूस कर रही है। बॉडी ग्लूकोज ज्यादा प्रोड्यूस कर रही है, इस वजह से उसको ब्लड शुगर लेवल बढ़ा हुआ है। ठीक, तो आप ऐसे भी पकड़ सकते हो। बॉस जी एक और क्वेश्चन था। और एक और चीज इसमें मैं रिलेट कर देता हूँ। जो इनके फादर की डेथ हुई, उसके बाद से जो सारी परेशानी मतलब जो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके ऊपर आई, इन्होंने ही किया। सिस्टर की शादी हो गई, भाई की शादी हुई, क्या ये रेजिस्टेंस नहीं है? अगर ये सारी चीजें नहीं करते, केवल अपने परिवार का देखते, तो इनकी सिचुएशन बेटर होती ना। बताओ। बॉस जी वो चीजें कैसे इनको रजिस्ट कर रही होंगी? मतलब जिम्मेदारियां आ गई इसलिए अपने काम पे फोकस नहीं कर पा रहे। नहीं, आपकी जैसे उनकी फाइनेंशियल कंडीशन अफेक्ट नहीं होगी। जी भाई होगी। उन्होंने 10 लाख कमाया, ठीक, 8 लाख सिस्टर की शादी में चले गए, 2 लाख बचे। तब तक चीजें चली रही थी, फिर भाई की शादी किए, वो डाइवोर्स हो गया। डाइवोर्स हुआ तो उसमें भी केस हुआ होगा, तो उसमें पैसे लगे होंगे, उसमें भी तो पैसा। तो ये सारी चीजें क्या होती हैं? ये भी तो रेजिस्टेंस है उनके लिए कि जीवन में जो वो करना चाह रहे हैं, जिस गति से वो आगे बढ़ना चाह रहे हैं। तो वो पेशेंट हर चीज थोड़ी ना बताएगा कि डॉक्टर साहब हमारे अंदर रेजिस्टेंस कॉन्फ्लिक्ट ये है, आप ले लीजिए। ऐसे थोड़ी ना बताएगा। ये आपको समझना है। ये सारी चीजें रेजिस्टेंस ही तो हैं उसके लाइफ में, कि वो लाइफ में आगे बढ़ना चाह रहा है, आगे कुछ करना चाह रहा है, नहीं कर पा रहा है। क्यों नहीं कर पा रहा है? रिस्पॉन्सिबल हो गया है। आप अगर रूब्रिक देखेंगे, डिल्यूजन लाइफ बर्डन। चलो मैं अब मेडिसिन पे थोड़ा सा बता देता हूँ। ठीक, मेडिसिन खोलते हैं। लैकेसिस म्यूटा टिमिड एनिमल है और marked fear of being injured. This marked fear of being injured gets shifted into subconscious mind as a delusion of being injured. Snakes, जिसमें कि लैकेसिस, नाजा, इलेप्स, share this delusion of being injured with few other remedies like stramonium, lycinum, phosphorus. मतलब delusion of being injured ये और भी रेमेडीज में आता है, जिसमें स्नेक में अगर देखें तो लैकेसिस, नाजा और इलैप्स मिलता है। ठीक लेकिन अगर अदर रेमेडीज को देखें तो स्टमोनियम, लाइसिनम और फास्फोरस में मिलता है। और ये जो अंदर की इनर कॉन्फ्लिक्ट होती है, इनर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ डिल्यूजन इंजर्ड, दे डेवलप अ सोरा। वो एक सोरा। अब ऐसे समझो इसको, लाइफ में कैसे समझेंगे? एक बंदा जिसको एक खतरा बना रहता है कि उसको कोई हार्म न कर दे, उसको कोई कुछ बोल ना दे, ठीक, उसको कोई कुछ कह ना दे, वो क्या करता है? वो अपने आप को डिफेंस में, समझिएगा, वो अपने आप को डिफेंस में ऐसे ढाल लेता है कि बड़ा ही जेस्टिंग, जोवियल, मिस्चीवियस हो जाता है, ताकि लोग उससे अच्छे से रहें, अच्छे से बोले, अच्छे से बात करे, कोई उसको नुकसान न पहुंचाए, बड़ा फ्रेंडली हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके सबकॉन्शियस में क्या है? फियर है। किस चीज का? कोई इसको नुकसान न पहुंचा दे, कोई इसको हार्म न कर दे। ठीक, ये लैकेसिस का थीम है, इसमें डेवलप हो रहा है। लैकेसिस क्या है? स्नेक है। स्नेक कैसा होता है? वो बिल में निकलता है, बाहर निकलता है तो
अगल बगल दाएं बाएं सब तरफ देखता है, कहीं कोई डंडा लेके मार ना दे सर पे उसके। मैं एक और सिचुएशन बताता हूं आपको। मैं काफी अपने अपने चाइल्डहुड की एक सिचुएशन बता रहा हूँ। 4-5 साल का था मैं जब, तो हम एक कॉलोनी में उस टाइम रहते थे, और उस कॉलोनी में एक बार सांप निकला बहुत बड़ा। ठीक, जब वो सांप निकला तो कॉलोनी के सब लोग बड़े एक्टिव हो गए, ढूंढने लगे, मतलब कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया। कोई हॉकी लेके आ गया, कोई डंडा लेके आ गया। सांप की सिचुएशन को महसूस करिए, उस सांप के मन में क्या क्या चल रहा होगा। सब लोग हमारे पीछे पड़े हुए हैं, सब हमारे दुश्मन बन गए हैं, सब मुझे परेशान कर रहे हैं। उस सांप की गलती क्या है? क्या उस सांप ने किसी को काटा? क्या उस सांप ने किसी को मार दिया, किसी को डरा दिया? नहीं, लोग ऐसा कर रहे हैं। सांप की फीलिंग ठीक वैसे ही डेवलप होती है, वो उसको हमेशा ही खतरा होता है। वो खुद ऐसा रहता है कि वो बचता है, लोगों से हटता है, ठीक, बिल में रहता है ताकि वो सेफ रहे। निकलता भी है तो देखता है कि कोई उसको, यही सारी चीजें आपको रूब्रिक के फॉर्म में आगे मिलेंगी, ये ध्यान रखिएगा। बाद में क्या होता है, लोग उसको मार देते हैं, ठीक, डंडे से। तो फिर आती है नागिन पिक्चर, जिसमें नाग को मार देते हैं, तो नाग, जो नागिन रहती है वो बदला लेती है। क्या करती है? बदला लेती है। तो कैसी हो जाती है? डिफेंस में, मैलिशियस, रिवेंजफुल, हेट्रेड। कहां से चल रहा है कहानी? कोर क्या है? डिल्यूजन इंजर्ड। सबकॉन्शियस में क्या बैठा है? फियर इंजर्ड। ठीक, और हो कैसा जाता है? प्ले डिजायर, अम्यूजमेंट डिजायर, मैग्नेटिज्म डिजायर। ये क्या है? प्ले डिजायर। प्ले डिजायर है खेलने का, एंजॉय करने का, मौज मस्ती का। ठीक, कई सेंस में यूज करते हैं इसको। अम्यूजमेंट क्या है? मनोरंजन। तो इस तरीके से इसका सोरा डेवलप होता है। मैग्नेटिज्म क्या है? वॉन्ट्स टू बी मैग्नेटाइज्ड, कि कोई उसको सहला दे, कोई उसको गले लगाए, कोई उससे अच्छे से मिले जुले। ठीक, तो ये उसको अच्छा लगता है, तो ये उसका सोरा इस तरीके से डेवलप होता है। ठीक, यहां तक समझ में आया? जी बॉस। तो अभी जैसे हमने बताया कि प्रीच होम्योपैथी पे आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि दीदार सर ने वीडियो में बताया हुआ है कि कैसे सेल नॉर्मल रहता है, कैसे उसके परसेप्शन बनते हैं, कैसे सेल सेंसिटाइज होता है। ठीक, कैसे वो डिफेंस लेता है। जैसे अभी हमने बताया ना कि उसके परसेप्शन क्या है? सबकॉन्शियस इज इक्वल टू परसेप्शन। सबकॉन्शियस इज इक्वल टू परसेप्शन। ठीक, तो इसके सबकॉन्शियस में फियर बैठा हुआ है, फियर ऑफ बीइंग इंजर्ड, डिल्यूजन ऑफ बीइंग इंजर्ड। ठीक, तो इस पर ये कॉन्स्टिट्यूशन डेवलप हो रहा है। लेकिन कभी तो ये नॉर्मल रहा होगा ना, तो जब नॉर्मल रहेगा तो वो कैसा रहेगा? वो देखते हैं ऐसे कि नॉर्मल में ये अफेक्शनेट है, आर्टिस्टिक, कंप्लीट डायनेमिक्स में दिया है। ठीक, बेनिवोलेंस है, चीयरफुल है, वाइवेशियस है। नॉर्मल जब रहता है तो कंसाइंस वाला है, एक्सिलरेशन, मेडिटेशन, सिंपैथेटिक और टिमिड। नॉर्मल जो डिवाइन स्पार्क है उसका ऐसा है। जब इसके परसेप्शंस बने, आप चाहो तो स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन कर लो और रिकॉर्ड कर लो, या नोट कर लो, या स्क्रीनशॉट ले लो। फॉल्स परसेप्शन में हमने बताया, फॉल्स परसेप्शन हुआ कैसे? जहां पे इसके चेतना, अवेयरनेस डिफ्लेक्ट हुई। ठीक, वो डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस होंगी जिससे
अलग अलग लोगों में अलग अलग परसेप्शंस बनेंगे। तो इसमें क्या बनता है, डिल्यूजन इंजर्ड का, डिल्यूजन इंजरी रिसीविल का, बीइंग इंजर्ड बाय इन्वायरमेंट, क्रिटिसाइज का, परसिक्यूशन का, कॉन्स्पिरेसीज का, रॉन्ग सफर्ड, फॉरसेकन, डिस्पाइज का। ठीक। और होम अवे, क्यों? क्योंकि ये इनसिक्योर होता है, कहाँ पे, बाहर। इसको हमेशा डिल्यूजन होम अवे लगता है। पॉइजन अबाउट टू बी, परस्यूड ऑफ बीइंग एनिमीज बाय, परस्यूड ऑफ बीइंग अलग रूब्रिक है, डिल्यूजन परस्यूड ऑफ बीइंग एनिमीज बाय अलग रूब्रिक है। एक में है सब उसके पीछे पड़े हुए हैं, और एक है सब दुश्मन उसके पीछे पड़े हुए हैं। डिल्यूजन एनिमी बिहाइंड हिम, उसके पीछे दुश्मन पड़े हुए हैं। डिल्यूजन स्पाइड ऑन ही इज, डिल्यूजन स्पाई होता है कोई उसकी जासूसी कर रहा है, कोई इस पे निगाह बना के रखा है। और कॉन्स्पिरेसी होता है षड्यंत्र, उसको ऐसा लगता है कि कोई साजिश कर रहा है। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये जो रूब्रिक मैं बता रहा हूं ये पैथोलॉजिकल नहीं होना चाहिए। पैथोलॉजिकल मतलब सीजोफ्रेनिक स्टेट का नहीं होना चाहिए। सीजोफ्रेनिया में ऐसे चीजें कॉमन होती हैं। to to protect himself from the hostile environment, Lacasse seeks powerful influence of God Guru. Delusion influence, one is under a powerful delusion, people behind him, someone possessed, religious. देखो डिल्यूजन, ये जो इन्फ्लुएंस, पोजेस्ड और सुपर ह्यूमन वाला रूब्रिक है,